योहान अपनी जगह पर खड़ा रहता है और उस महिला को देखता है जो उसकी हत्या के इरादे से आ रही है। कभी कभी बाद में वह कुछ मीटर की दूरी पर अपनी गति रोकती है और उसे ऊपर से नीचे तक छोड़ देती है। तो आप लिन कबीले के उत्तराधिकारी हैं, कथित युवा मास्टर योहान, जो कुछ ही दिनों में बहुत बड़े और काफ़ी लोकप्रिय हो गए, यहाँ तक कि आपने महामहिम का ध्यान भी आकर्षित किया है। आपको व्यक्तिगत रूप से मुझे देखकर खुशी हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में निश्चित नहीं हूँ। मुझे देखकर तुम्हारे भाव भंगिमा से नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ मेरी उपस्थिति पसंद है। सबरीना ने योहान को देखा और उससे ये बातें कही। उसे सुनकर तुम घबराई नहीं और वह चुप हो गई। शांत रहते हुए वह उस महिला को जानती है जो सामने खड़ी है। वह शक्तिशाली है, वह अपनी साधना का आधार बनाने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि वह ऊंचे स्तर पर होनी चाहिए। कभी कभी विचार विमर्श के बाद योहान ने अंततः अपनी बात रखी, साले तोड़ी। ठीक है, मैं ये जानकर आश्चर्यचकित हूं कि मैं इतना लोकप्रिय हूं, लेकिन आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों हैं? रुकिए, क्या आपने अभी तक उल्लेख नहीं किया है कि मैंने महामहिम का ध्यान आकर्षित किया है, जिसके बारे में आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राजा के अनुचरों में से एक हो जो मेरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजें। मेरे अनुमान के बारे में क्या कहना सही नहीं है? योहान मुस्कुराया और फेस पर जिज्ञासु भाव के साथ सबरीना की ओर देखा। योहान की बात सुनकर उसने अपना दोस्त कास ली और उसका और कातिलाना भाव से देखने लगी। सबरीना के चेहरे पर गुस्सा देखकर योहान ने अपना सिर हिला दिया। मुझे लगता है कि मैंने आपकी नसों पर प्रहार किया है। मेरा अनुमान आपके बारे में सही है। राजा ने आपको मेरी तलाश करने के लिए यहाँ भेजा है, ये समझ में आता है। मैंने सुना है कि उसके राजा के साथ अच्छे संबंध हैं। आखिरकार उसने उसके लिए सभी गंदे काम किए हैं और किसी तरह मैंने उसे खूब चोदा और इसीलिए वह मुझे ढूंढ रहा है। योहान मुस्कुराया और उसने सबरीना की ओर देखा। वह योहान को इस तरह बात करते हुए देखकर आश्चर्यचकित थी। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसने उसके सामने अपना अपराध स्वीकार किया हो और बात कर रहा हो राजा के बारे में इतना खुला। तुम्हें देखो, मेरे सामने बहुत शक्तिशाली व्यवहार कर रहे हो और राजा के बारे में इस तरह बात कर रहे हो। तुम में साहस है युवक। पिछली रात की गड़बड़ी के बाद ये समझ में आता है। एक के बाद एक तुमने 2 उत्तराधिकारियों को मार डाला, पहले निकोल कबीले से निकोलस और जियान कबीले से दूसरा कार्टर। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने खुद को गहरी गंदगी में डाल दिया है और तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। मुझे तुम पर दया आ रही है। आखिरकार आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है और मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि राजा के खिलाफ जाने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा। सबरीना ने योहान की ओर तीखी नज़रों से देखा और उससे ये शब्द कहे। जैसे ही उसने पिछली रात की घटना के बारे में बताया, योहान की भौहें तन गईं। उसने नहीं सोचा था कि कार्टर की हत्या की खबर इतनी जल्दी बाहर आ जाएगी। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर वह भ्रमित हो गया। योहान सावधान था जब उसने कार्टर को मार डाला और उसने ले लिया वहां मौजूद हर एक सैनिक की परवाह थी। लेकिन उसे कैसे पता चला कि योहान ने कार्टर को मार डाला? वह इस बारे में उलझन में था। योहान के चेहरे पर उस आश्चर्यचकित भाव को देखकर वह उसकी ओर मुस्कुराए और उसकी ओर कुछ कदम चली। अब हम बात कर रहे हैं। मुझे आपके चेहरे का ये रूप पसंद है, यह आप पर बहुत अच्छा लगता है। आप सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता चला? क्योंकि आपने सोचा था कि उस आदमी की बेरहमी से हत्या करते समय आप चतुर और सावधान थे, सबरीना ने कहा और वह मुस्कुराए। अपने चेहरे पर शांत भाव के साथ योहान की ओर देख रही है। उसकी बात सुनकर योहान ने एक गहरी आह भरी और उसकी ओर कदम बढ़ाया। ये बुरा नहीं है कि तुम मुझे वहां ले गए। मैंने सोचा कि मैं उस आदमी और उसके उन सैकड़ों साथियों को मारते समय सावधान था और मुझे अपनी क्षमता पर संदेह नहीं है, इसलिए ऐसा है। केवल एक ही स्पष्टीकरण, किसी ने मुझे धोखा दिया है, या मुझे कहना चाहिए कि किसी ने चमेली को धोखा दिया है। योहान ने सबरीना की ओर देखते हुए बुदबुदाया। उसे सुनकर वह मुस्कुराए और गहरी सांस छोड़ी। तुम निर्लज हो, मैं तुमसे प्रभावित हूँ। तुम चतुर, बुद्धिमान और शक्तिशाली हो, लेकिन तुमने अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पास क्षमता और प्रतिभा है, लेकिन तुमने हीरो का किरदार निभाते हुए अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। युवा आदमी। उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही योहान हंस पड़ा और उसकी ओर एक और कदम बढ़ाया और उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। वह अपनी उच्च खेती के बावजूद योहान की गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी। एक पल के लिए उसे योहान पर हावी होने का एहसास हुआ। वह अच्छा था। मैंने हीरो की भूमिका निभाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। ईमानदारी से कहूँ तो मैं सिर्फ सही चीज़ें करना चाहता हूँ और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि किसी ने मुझे किसी बात पर धोखा दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि वह लड़का कैसा था, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। मैंने वास्तव में आनंद लिया। मैं खुद ही उसका सिर अपने पैरों के नीचे कुचल रहा हूँ। निकोलस और कार्टर जैसे लोगों को मरना ही चाहिए और मैंने उनमें से हर एक को मार डाला जो मेरी तलाश में आएगा। मुझे परवाह नहीं है कि वह राजा है या सम्राट। मैं उनमें से किसी के बारे में परवाह नहीं करता। कमीनों, अब तुम अपने गुर्गों के साथ जा सकते हो जो उस जंगल के अंदर छिपे हुए हैं और शायद तुम्हारे संकेत का इंतजार कर रहे हैं, योहान ने कहा और अगले ही पल पूरा वातावरण ठंडा होने लगा। सबरीना योहान के सामने खड़ी रही क्योंकि उसे भयावह आभा महसूस हुई उसके शरीर से रिसते हुए। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और तीखी निगाहों से योहान की ओर देखा। ठीक है, बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वह आदमी नहीं हैं जो केवल बातों से अपनी बात मनवा लेता है।
लेकिन फिर भी मैं आपको एक और मौका देता हूं कि आप खुद को बदल लें, मेरे कैदी बन जाओ और मेरे साथ उत्तरी राजधानी में। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जिन लोगों की आप सुरक्षा करते हैं वे सुरक्षित रहें, और मैं कमांडर से कहता हूं कि वह आपके लोगों के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को नष्ट न करें। बहुत अच्छा, फिर आप अपने कमांडर के साथ मिलकर उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं करते जिनमें मैं प्यार करता हूं, और फिर मैं आपको अपने कमांडर के साथ मिलकर सच्चा ढांचा दिखाता हूं और आपने अपने पूरे जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आपसे वादा है कि अगर उन लोगों को कुछ हुआ तो मैं पूरे शाही परिवार को ढूंढ लूंगा और राजघराने से जुड़े हर एक शख्स को मार डालूंगा। योहान ने सबरीना की ओर से बेहद हत्या के इरादे से नजर रखी, जवाब दिया, ये शब्द कहते हैं। एक मुक्का मारा योहान के चेहरे पर गिरा और यह इतनी तेजी से था कि वह पीछे हट गया या इससे बाहर निकलने में सक्षम नहीं था। उसका शरीर उस स्थान से सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा जहां वह खड़ा था। वह खुद ही उसके बिना रुक गया पर हमला कर दिया। तो फिर मुझे अपनी इच्छा पूरी करो। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अब खुद को रोक नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हें रॉयल फैमिली की असली ताकत दिखाऊंगी। सबरीना फुसफुसाते हुए उस दिशा की ओर देखने लगी जहां उसने उसे उड़ाते हुए भेजा था। उसके मक्के से सब कुछ नष्ट हो गया जो योहान के रास्ते में आया था, और कभी कभी बाद में वह अंततः 100 पॉइजन वैली सेक्टर के अंदर की इमारत में एक से एक विरोधाभासी हो गया। और ही उसने उस इमारत से कल्पना की, उसने कुछ निर्माण किया ही सेकंड में नष्ट हो गया। सबरीना डेयरडेविल खड़ी रही, उसका खून से टपकता देखा जा सकता था। उसने अपनी नज़रें कुहाईं और अपने हाथ की ओर देखा जो एक ही मुक्के से घायल हो गया था। उसने सोचा कि वह किसी स्टील की दीवार से टकरा रही है, लेकिन उसने इसे मंजूरी दे दी और उस पर दया कर दी। ये प्रतिभा की कितनी बर्बादी है, मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। उसने पहले ही अपना रास्ता चुन लिया है और उसका पूरा परिवार उसकी गलतियों के लिए भुगतान करने जा रहा है। वह धीमी आवाज में फुसफुसाए, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए क्योंकि उसने अपने कान में एक परिचित आवाज सुनी। वह एक अच्छा मुक्का था, मैं आपके एक कदम उठाने का इंतजार कर रहा था और अब मुझे खुद को रोकना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। योहान ने फुसफुसाते हुए अपने होठों के कोने से खून पोंछा और देखा उस पर तीखी नज़र से। कमाल है, तुम मरे नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारने के लिए बहुत परेशान हो जाऊंगी, सबरीना ने कहा, और अगले ही पल एक के बाद एक उसने खुद को संभाले बिना उस पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि एक भी मुक्का नहीं मारा। योहान के शरीर पर उतरा क्योंकि उसका शरीर अपने आप हिल रहा था। योहान को इस तरह हिलते देख सबरीना को आश्चर्य हुआ। अब मेरी बारी है, योहान ने उसके चेहरे पर लगे उसके मुक्के को रोकते हुए कहा, और बिजली की तेजी से उसने उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा और उसे सैकड़ों मीटर दूर उस दिशा में उड़ा दिया जहां से वह आई थी। वह सेक्टर के पास लड़ाई नहीं करना चाहता था क्योंकि वह समझता है कि सेक्टर के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और उसे अपने दादाजी के लिए समय रोकने की जरूरत है ताकि वह स्वजहर घाटी सेक्टर से लोगों को निकाल सके। उसने और अधिक नष्ट कर दिया। उसके रास्ते में दो पहाड़ियां आ गईं जो सैनिक जंगल के अंदर छिपे हुए थे। वे ये देखकर हैरान हो गए, वहां सैकड़ों से अधिक सैनिक छिपे हुए थे और योहान और सबरीना के बीच लड़ाई देख रहे थे। वे सभी योहान के बारे में जानते थे क्योंकि निकोलस की हत्या के बाद वह क्षेत्र में एक गर्म विषय बन गया है। क्या मैंने उसे बहुत जोर से मारा? मुझे पता है कि वह घमंडी थी, लेकिन फिर भी वह एक महिला है और मुझे उसके चेहरे पर नहीं मारना चाहिए। आखिरकार चेहरा हर महिला के लिए अनमोल हिस्सा है, मुझे खुद को ऐसा करने से रोकना होगा। फिर से जंगल की दिशा की ओर देखते हुए योहान फुसफुसाया। विनाश का एक लंबा निशान देखा जा सकता था जो सबरीना द्वारा पीछे छोड़ा गया था, लेकिन एक क्षण बाद एक व्यक्ति को उसकी दिशा में चलते देखा गया। योहान ने सबरीना को देखते ही एक आह भरी, उसकी नाक से खून टपक रहा था और वह नाराज दिख रही थी। तो वह कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। योहान ने फुसफुसाते हुए उसकी दिशा में चलना शुरू किया। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी बनाए रखते हुए अपनी गतिविधियां रोक दीं। नवंबर लूप दोच ओ, अब तुम्हारा काम हो गया है। मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम पर दया दिखाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाने जा रहा हूं, सबरीना ने कहा और उसने योहान को मारने के इरादे से देखा। मेरे मेहमान बनो। मैं एक ही पंक्ति को बार बार सुनकर ऊब गया हूँ। हर कोई अपनी गांड पर लात खाने से पहले एक ही तरह की बकवास कहता है, मुझे दिखाओ कि तुम्हें क्या मिला, महिला, और मुझसे सिर्फ इसलिए तुम पर कोई दया दिखाने की उम्मीद मत करो। क्या महिलाएं हैं? योहान ने सबरीना को जवाब दिया। योहान की बात सुनकर उसने जमीन पर खून थूक दिया और उसे मारने के इरादे से देखा। बहुत अच्छा बेटा, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है, और मेरे साथ आसान मत बनो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आसान व्यवहार नहीं करूंगी। मैं करने जा रही हूँ। कानून और राजा के खिलाफ जाने के लिए आज तुम्हें मार डालूंगा, सबरीना ने योहान की ओर देखते हुए अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर योहान मुस्कुराया और उसने भी अपनी मुट्ठी कस ली क्योंकि वह इस लड़ाई में अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। उसे अपनी ताकत की पूरी सीमा का पता नहीं था और उसे यह जानने की इच्छा हो रही थी कि सबरीना द्वारा मुक्का खाने के बाद अगले ही पल बिजली की गति से वे दोनों अपनी खेती का आधार प्रकट करते हुए एक दूसरे से टकरा गए।
एक के बाद एक वे बिजली की तेज गति से मुक्कों का आदान प्रदान करने लगे। जो सैनिक जंगल के अंदर छिपा हुआ था उसने इन दोनों को देखकर अपना जबड़ा जमीन पर गिरा दिया और उन्होंने अपना मुंह ढक लिया। आंखें इसलिए क्योंकि 1 किलोमीटर से ज्यादा इलाका धूल से ढक गया। 100 पॉइजन वैली के आसपास के पूरे इलाके में हिंसक रूप से हिलने लगा और हत्या के इरादे से हत्या कर दी गई क्योंकि सबरीना और योहान दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उत्सुक थे। उसी समय 100 मजबूर वैली सेक्टर के अंदर कुछ पाक चल रहा था और किसी को इसके बारे में पता नहीं था। एक व्यक्ति की तुलना में जो इस क्षेत्र के लिए सब कुछ बदलने वाला है। तो यह अंततः शुरू हो गया है। मैंने अपनी भूमिका निभाई है, इसलिए अब यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे लोग मेरे लिए सब कुछ करने जा रहे हैं। एक आदमी ने अपनी पूरी तरह से बेकार कर दिया जब वह एक अंधेरे कमरे के अंदर भूमि पर कहा गया था। वह अपनी जगह से उठा और अगले ही पल वह कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गया जो बाहर से बंद हो गया और उसने 2 बार दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ? हथियार कुछ चाहिए? थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कमरे का दरवाजा खोला और उस युवक की ओर देखकर पूछा। ये सुनकर पुराने जमाने के सैनिक जोनाथन स्मालिया ने कहा, नहीं, मेरी कोई चीज़ नहीं डूबी है, लेकिन आपकी एक लंबी नींद गायब है। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद जो आप मुझे देते हैं, उस सैनिक की ओर से कहा गया जो उसे असमंजस की दृष्टि से देख रहा था। टकटकी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं बच्चे? मास्टर ली ने मुझे यहाँ रहने और किसी भी तरह की स्थिति में आपकी रक्षा करने के लिए कहा था। बाहरी सामान के सामान, आपको यहाँ तब तक रहना चाहिए जब तक कि आपके पिता और बहन न आए, उस सैनिक ने जोनाथन को जवाब दिया और वह कमरे में ही रहने वाला था लेकिन कुछ मंदी आ गई। वे वापस नहीं आने वाले हैं क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर हर एक व्यक्ति मरने वाला है, बिल्कुल आपकी तरह मेरे दोस्त, और आपको मेरी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी रक्षा करने में सक्षम हूँ, जोनाथन ने खंजर मारते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उस अधेड़ उम्र के आदमी के दिल में वह इस अचानक हुए हमले पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जोनाथन ऐसा कुछ करेगा। आह, तुम गद्दार हो, तुमने हमें धोखा दिया। वह सैनिक गुर्राया और वह जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर जोनाथन ने एक आह भरी और उसे देखकर मुस्कुराया। मैं वह नहीं हूं जिसने इस क्षेत्र को धोखा दिया, इस क्षेत्र ने ही मुझे धोखा दिया। मेरे अपने पिता ने किसानों के सामने मेरा अपमान किया और मुझे इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। मैं सिर्फ हर एक चीज़ का भुगतान कर रहा हूं जो इस क्षेत्र का मुझ पर बकाया है। यह मेरे बदला लेने की शुरुआत है। जोनाथन ने उस मरते हुए अधेड़ उम्र के आदमी को देखते हुए जवाब दिया और अगले ही पल वह उसे जमीन पर छोड़कर जल्दी से वहां से चला गया। इसी बीच उसी समय 2 आकृतियां खड़ी दिखाई दीं और वे उस दिशा की ओर देख रही थीं जहां 2 उच्चस्तरीय कृषकों के बीच भयावह युद्ध हो रहा था, जिसके टकराने की लहरें और आवाज़ें 3 मील से भी अधिक दूर तक सुनी जा सकती थीं। हम पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। हमने हर एक व्यक्ति को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। क्या आप निश्चित हैं कि आप वहाँ जाकर योहान की मदद नहीं करना चाहते हैं? बाकी सब मुझ पर छोड़ दें, मैं सुनिश्चित करूंगा कि हर कोई सुरक्षित रहे। बूढ़े आदमी ली ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। लिन ने जैसे ही कहा, उसकी बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति लिन ने अपना सिर उसकी ओर झुका दिया। नहीं, वह अपने दम पर चीज़ों को संभालने में काफ़ी सक्षम है। लियोन भी वहाँ गया है, इसलिए मुझे उसके बारे में चिंता नहीं है। हम योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरा कर्तव्य ये सुनिश्चित करना है कि हर कोई सुरक्षित रहे। चलो, हमें चाहिए इस जगह को छोड़ने के लिए। बूढ़े आदमी लिन ने बूढ़े आदमी ली की ओर देखते हुए कहा। मैं समझता हूँ एल्डर लिन, आप आगे बढ़ें, मैं कुछ ही देर में आपके साथ आऊँगा। मेरा बेटा अभी भी हवेली के अंदर है, मैं उसकी देखभाल करने जा रहा हूँ। तब तक सबका ख्याल रखना। बूढ़े आदमी ली ने बूढ़े आदमी लिन को जवाब दिया। उसकी बात सुनकर बूढ़े आदमी लिन ने जवाब में अपना सिर हिलाया और अगले ही पल वह उसकी नज़रों से ओझल हो गया। इस बीच सेक्टर के बाहर हालात बहुत अस्त व्यस्त थे। ज़मीन पहचान में नहीं आ रही थी। 10 मील से ज़्यादा इलाके में सब कुछ तबाह हो चुका था। सबरीना की बटालियन के सैनिक अपनी आंखों के सामने तबाही देख भाग खड़े हुए। कोई भी इस लड़ाई के बीच फंसना नहीं चाहता था। ये पहली बार है जब उन्होंने देखा कि कोई अपने जनरल को कड़ी मेहनत कर रहा है। योहान और सबरीना चालों का आदान प्रदान कर रहे थे। दोनों अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में दोनों ने हजारों से अधिक मुक्कों का आदान प्रदान किया और उनमें से अधिकांश मुक्कों से दोनों बच गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और गिरने की गति के साथ उनकी मुट्ठियां एक दूसरे के चेहरे से टकराईं। जैसे ही सबरीना की मुट्ठी पहली बार योहान के चेहरे पर गिरी, वह सैकड़ों मीटर से अधिक दूर तक उड़ गया और सबरीना के साथ भी ऐसा ही हुआ। धिक्कार है, वह महिला बहुत कुशल है। खैर, यह समझ में आता है, आखिरकार उसे लड़ने का बहुत अनुभव है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे शरीर को बहुत अधिक नुकसान नहीं हो रहा है। मैं बहुत तेजी से ठीक हो रहा हूँ। यह आश्चर्यजनक है, योहान ने बुदबुदाते हुए कहा जैसे ही वह अपने पैरों पर वापस खड़ा हुआ और अपना कपड़ा साफ किया जो गंदगी से सना हुआ था और उसकी नज़र सबरीना की ओर गई। उसका शरीर अस्त व्यस्त दिख रहा था लेकिन फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ी थी और गुस्से से योहान की दिशा की ओर देख रही थी। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा और सेक्टर के अंदर वापस जाना होगा ये देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि दादाजी लिन और दादाजी लियोन सब कुछ संभाल लेंगे। योहान फुसफुसाए और अगले ही पल उसने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया और एक छलांग लगाई और वह कूद गया सबरीना की दिशा में। पलक झपकते ही उसने सैकड़ों मीटर से अधिक दूरी तय कर ली और कुछ मीटर की दूरी पर सबरीना के सामने उतर गया।
उसने अपनी गति रोक दी और कुछ कदम पीछे हटकर गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा। वह योहान की गतिशीलता को देखकर आश्चर्यचकित थी कि मार खाने के बावजूद वह उसी हद तक अधिक ऊर्जावान था और अच्छी स्थिति में दिख रहा था। हमारे साधना स्तरों के बीच अंतर के बावजूद तुम मुझे अपने युद्ध कौशल से प्रभावित करने में कामयाब रहे। मैं तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हूँ। इतने सालों बाद मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे निराश करने में असफल नहीं हुए बच्चे। वह योहान की ओर देखा और उससे ये शब्द कहे। उसे सुनकर योहान ने गहरी सांस छोड़ी और उसे उदासीन भाव से देखा। योहान की नज़र एक तरफ देखने पर वह मुस्कुराती है और अपने मुंह की ओर एक कदम बढ़ाती है। क्या पेट पर दया आ रही है? क्या लाजवाब है? क्या पैर लगता है कि जीबी पलड़ा भारी है क्योंकि मैं पूरी तरह से पिटवर्क करता हूँ? मेरे फिजियोलॉजी लैब्स पर मत जाओ, मैं लड़ने में सक्षम हूँ, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सबरीना ने अपनी छोटी सी फुसफुसाया और अगले ही पल वह उस पर हमला करने के लिए अपनी ओर लपकी। योहान ने उसे देखा और एक भारी अगले ही पल उसने अपनी पथरीली जगह की ओर इशारा किया। दिव्य औषधि। सबरीना की ओर से अपनी हथेली में योहान फुसफुसाया को दिखाया गया। आखिरकार उसने दिव्य पेट्रोलियम तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे बाबा ने तब दी थी जब वह शाश्वत जेल के अंदर उनसे मिला था। एक पल में एक विनाशकारी शक्ति हुई और योहान का हाथ पूरी तरह से अलग हो गया। कवहो जब उसने ये शब्द फुसफुसाए तो एक क्षण के भीतर किसी प्रकार की काली ऊर्जा प्रकट हो गई। योहाना के मुंह से ये शब्द सुनने को मिला ही सबरीना हौंफने लगी क्योंकि उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसने अपना वजन कम कर लिया क्योंकि उसने अपनी बात कही थी। क्रियाकलाप जारी नहीं रख पा रही थी क्योंकि किसी प्रकार की ताकतों ने उसकी विशिष्टता को रोक दिया था और उसे बंधक बना लिया था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा को छीनना शुरू कर दिया हो। उसके चेहरे का भाव गहरा हो गया और उसका शरीर के अंगों से भीगने लगा। उसने बड़ी बड़ी खुली आंखों से योहान की ओर देखा। धिक्कार है तुम बच्चे, आखिर यह शक्ति क्या है? तुमने इस तरह की घातक तकनीक कहाँ से सीखी है? ये बहुत ही अशुभ और अंधकार में है। सबरीना ने अपनी सारी ताकत लगा दी और खुद को उन शब्दों के लिए मजबूर कर दिया। योहान ने कहा कि उसकी बातें सुनकर वह रुक गया और उस शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ति बहुत विनाशकारी है और अगर अभी भी कुछ नहीं किया तो शायद वह उसे मार डालेगा। अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया और रोकने की कोशिश की लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। वह अपना दाहिना हाथ नहीं हिला सका क्योंकि उसने अपने हाथ पर नियंत्रण खो दिया था। इस हमले में क्या गलत है? मैं इसे रोक नहीं सकता, योहान ने खुद से फुसफुसाया और जैसे जैसे समय बीतता गया ऊर्जा अधिक भयावह और अराजक हो गई। पूरा क्षेत्र काले बादलों से ढक गया, हर जगह गड़गड़ाहट होने लगी। कुछ मील का क्षेत्र। वर्तमान स्थिति को देखकर योहान को उसके लिए डर लग रहा था। वह उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि वह अंदर से जानता था कि वह एक दुष्ट व्यक्ति नहीं है। वह सभ्य और घमंडी लग सकती है लेकिन इस पर वह मारने लायक नहीं है। वह कोई है जो अपना कर्तव्य निभा रहा है। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं हिलोगे तो मर जाओगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, योहान चिल्लाया और उसने सबरीना की ओर देखा। उसे सुनकर वह हौंफने लगी और बाहर निकलने की कोशिश की उसकी नज़रों से दूर, लेकिन चूंकि वह हमला उसकी दिशा में किया गया था इसलिए वह कुछ नहीं कर सकी। उसका शरीर पहले से ही घायल था और उसके पास अपने शरीर को हिलाने और अपनी जान बचाने के लिए उस जगह को छोड़ने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। नवंबर लूप COM। मैं नहीं कर सकता, वह शक्ति भयावह है। मेरे पास अपने शरीर को हिलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। लानत है बच्चे, अगर तुम नहीं जानते कि इस शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए तो तुम इसका उपयोग मुझ पर क्यों नहीं करते? सबरीना खड़े होने की कोशिश करते हुए उसने योहान की ओर देखते हुए बुदबुदाया, लेकिन अफसोस वह विफल रही। एक क्षण बाद उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और उदासीन भाव से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर वह भाव देखकर योहान ने अपने दांत पीस लिए और उस ऊर्जा को प्रकट होने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह एक बार फिर विफल रहा और एक क्षण बाद एक काली ऊर्जा का गोला योहान की हथेली के सामने प्रकट होने लगा। अरे, मैं नहीं जा रहा हूं अब और रुकना, इसे रोकना मेरी क्षमता से परे है। योहान ने सबरीना की दिशा की ओर देखते हुए फुसफुसाया और वह ऊर्जा गेंद उसकी हथेली से तेज गति से सबरीना की दिशा में चली गई। सबरीना ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे लगा कि वह अंततः मरने वाली है और इस हमले से बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। योहान को भी अपने दिल में निराशा महसूस हुई क्योंकि उसने सोचा कि उसने एक महिला की हत्या कर दी है, लेकिन अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित हुआ क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति आकाश से उतरा और सबरीना के सामने बहुत तेज गति से और अपनी तलवार के एक ही झटके में प्रकट हुआ। उसने उस ऊर्जा गेंद को आधा काट दिया और सबरीना को उस भयावह ऊर्जा गेंद की चपेट में आने से बचा लिया। उस ऊर्जा गेंद के वे दो हिस्से सौजहर घाटी क्षेत्र से कुछ मील दूर टकरा गए और तुरंत एक विस्फोट हुआ जो हर जगह सुना जा सकता था। पूरा मैदान जोर जोर से हिलने लगा। सबरीना ने उस आकृति की ओर देखते हुए अपनी आंखें खोलीं और एक गहरी सांस ली और राहत महसूस की। कमांडर क्रूगा, आप अंततः यहाँ हैं। मुझे लगा कि मैं मरने जा रही हूँ। उसने बुदबुदाते हुए उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो सामने खड़ा था उसका। हाँ, तुम लगभग मर ही गई थी सबरीना। मैंने तुमसे कहा था कि इस जगह पर आने से पहले कोई गड़बड़ मत करो, लेकिन तुमने मेरे आदेश को नज़रअंदाज कर दिया और हद पार कर गई। हम बर्बर या हत्यारे नहीं हैं। हमें कोड का पालन करना चाहिए और तुमने उस कोड का उल्लंघन किया है, कमांडर क्रूगर ने कहा। उसने उसकी ओर देखा। उसकी बात सुनकर उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया।
मुझे खेद है, मैंने सोचा था कि मैं उसे अपने दम पर संभाल सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी। कृपया मुझे माफ़ कर दें। उसने क्रूगर को गहरी सांस छोड़ते हुए सुना और अगले ही पल उसकी नज़र दिशा की ओर चली गई। योहान का। योहान पहले से ही उस बूढ़े आदमी की ओर देख रहा है जो सबरीना के सामने खड़ा है। कमांडर क्रूगर शांत भाव से योहान को ऊपर से नीचे तक देखता है। तो आप योहान हैं, लिन कबीले के उत्तराधिकारी। आखिरकार हम मिले। मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं और सबरीना के साथ आपकी लड़ाई देखने के बाद मुझे कहना होगा कि आपने मुझे निराश नहीं किया। बच्चे, अपनी कम उम्र के बावजूद आप असाधारण हैं और कुछ ऐसा हासिल कर चुके हैं जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं, लेकिन आपने गलत रास्ता चुना है। कमांडर क्रूगर ने योहान को ये शब्द कहते हुए तेज नज़र से देखा। वह जो रास्ता चुनना चाहे चुन सकता है, आप कोई नहीं है और आपको उसे व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। एक आवाज़ आसपास में गूंजी और अगले ही पल एक बूढ़ा आदमी आसमान से उतरकर सामने आ गया। योहान। सबरीना और क्रूगर की नज़र आसमान से उठती हुई उस बुजुर्ग की चोटी पर पड़ी। उस हिस्से को देखने के समय योहान ने गहरी सांस छोड़ी क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि उसे यह बच्चा अकेले नहीं गया है जो उसके सामने खड़ा है। योहान ऐसा नहीं कर सका। उस पुस्तक के व्यक्ति के संस्कार को स्वीकार करते हुए जो सबरीना को छोड़ दिया गया था, उसने कहा था कि वह उस महिला के पास गई थी, लेकिन इस बात की चिंता थी कि अगर उसने उस पर हमला किया तो वह क्या चाहती थी, क्योंकि उन दोनों के बीच विशाल सांस्कृतिक अंतर था। महसूस कर सकते हैं। दादाजी लियोन, आप आखिरकार यहाँ हैं। आपको इतना समय क्यों लगा? मैंने सोचा कि मैं अकेले ही उनका सामना करूंगा। और सेक्टर के अंदर जो हो रहा है, क्या हर कोई ठीक है? योहान ने अपने दादाजी सबरीना की ओर से देखा हुए कहा। योहान के मुंह से उसने अपना सिर हिलाकर रख दिया, जबकि क्रूगर शांत रहे और लियोन को देखकर शांत रहे क्योंकि वह पहली बार नहीं मिले थे। योहान को सुनकर लियोन ने अपना सिर अपनी ओर झुकाया और मुस्कुराया। चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक है। लिन साथ है। पक्ष उनके बारे में चिंता करने की छूट नहीं है। उनका अच्छा होगा कि जो उन्हें शुरू कर दिया था पूरा करो। युद्ध के मैदान पर दया दिखाना कोई बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं। जब भी उसने ये कहा तो अपने दादाजी की बातें सुनकर योहान चुप हो गया। सबरीना ने लियोन की बात सुनी। बाद में योहान ने देखा, जब योहान ने खुद पर हमला न करने के लिए खुद को छोड़ दिया और नियंत्रण करने की कोशिश की तो वह भी भ्रमित हो गया। योहान को अचंभे में देखकर लियोन ने गहरी आह भरी क्योंकि वह जानता था कि उसने उस पर हमला करते समय खुद को क्यों रोक लिया था। वह जानता है कि योहान के दिमाग में क्या चल रहा है। चाहे आपका प्रतिद्वंद्वी पुरुष हो या महिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आपको अपने तीसरे चरण से नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, आपके पास सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन युद्ध के मैदान पर कभी भी दया न दिखाएं। लियोन ने योहान की ओर देखा और ये बातें कही। उसे सुनकर योहान अपनी स्तब्धता से बाहर निकला और लियोन की ओर देखा शर्मनाक नज़र, और एक क्षण बाद उसने अपनी नज़र सबरीना की ओर कर दी। लियोन की बात सुनकर वह भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसी समय क्रूगर को लियोन और उसके पोते द्वारा उपेक्षित महसूस हुआ। उसने अपना गला साफ किया और लियोन की ओर देखा। ठीक है, अच्छी बात यह है कि आपने अंततः खुद को दिखाया। लियोन, आप उसे उस पर हमला न करने से रोक सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया और उसे मारने दिया। अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचा तो उसने पहले ही उसे मार डाला। कमांडर क्रूगर, उसने लियोन की ओर देखते हुए कहा। आह, मैं भूल गया कि आप भी यहीं थे कमांडर क्रूगर। मैं बस अपने पोते को कृषकों के बीच द्वंद्व के बारे में कुछ संकेत दे रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नहीं बदले हैं, सिवाय इसके कि आपने अपने सिर से बाल खो दिए हैं। खैर, कुछ नहीं बदला। आप अभी भी वही हैं जो इस बारे में व्याख्यान दे रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लियोन ने कमांडर क्रूगर की ओर देखा जब वह ये शब्द कह रहा था। ये सुनकर लियोन क्रूगर ने अपना सिर हिलाया और योहान की ओर देखा। मुझे उस बच्चे के लिए खेद हुआ। वह प्रतिभाशाली है और ऐसा व्यक्ति है जो राज्य के लिए अच्छी संपत्ति बन सकता है, लेकिन आप उसे गलत रास्ता चुनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसने पहले ही निकोलस और जियान कबीले के उत्तराधिकारी को मार डाला है। जल्द ही पूरा शाही परिवार जा रहा है उसके पीछे आने के लिए। क्रूगर ने योहान की ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर लियोन ने लगभग अपना जबड़ा जमीन पर गिरा दिया। पहले एलिना ने उस पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था, और अब वह आदमी जो इतने लंबे समय के बाद उससे मिला था, उस पर योहान लियोन को लेकर आरोप लगा रहा था। अपना सिर झुकाया और योहान की ओर देखा। अपने दादाजी की ओर देखते हुए योहान उनकी ओर देखकर मुस्कुराया क्योंकि वह अपनी माँ और अपने दादाजी के बीच की बातचीत से अनजान था। कमीने, तुम उसके कर्मों के लिए मुझे दोष क्यों दे रहे हो? मैं तो बस उसे युद्ध के मैदान में लापरवाह न होने के बारे में व्याख्यान दे रहा हूँ। इसके अलावा मेरा उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। वह अपने कर्मों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। तुम्हें क्या करना है? मुझे लगता है कि मैं उसके कृत्यों के लिए जिम्मेदार हूँ। लियोन ने कमांडर क्रूगर की ओर देखा और नाराज तरीके से उसे जवाब दिया। आप उसके गुरु नहीं हैं। फिर उसे किसने प्रशिक्षित किया? जिस तरह से वह लड़ता है वह असाधारण और सराहनीय है। मुझे लगा कि आपने उसे प्रशिक्षित किया है। कमांडर क्रूगर ने योहान की ओर देखते हुए कहा, और फिर उसने लियोन की ओर अपनी दृष्टि डाली और उससे पूछा। उसने खुद से सीखा। उसके पास कोई गुरु नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे प्रशिक्षित कर सकता हूं क्योंकि वह एक अलग तरह का व्यक्तित्व है।
वह ऐसा व्यक्ति है जो खुद से सीखता है और मुझे नहीं लगता कि उसे किसी गुरु की जरूरत है, लियोन क्रूगर को समझाया। ये सुनकर लियोन क्रूगर आश्चर्यचकित हो गई और सबरीना उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा कि योहान को लियोन ने प्रशिक्षित किया था क्योंकि वह जानती थी कि वह लियोन से संबंधित है, जो अजाजल कबीले के नेताओं में से एक है। कुछ समय बाद कमांडर क्रूगर ने कहा, अपनी स्तब्धता से बाहर आए और लियोन की ओर देखा। आप क्या कह रहे हैं लियोन? वह बिना किसी मार्गदर्शन के इस स्तर तक कैसे पहुंच गया? मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि उसके पास कोई मास्टर नहीं था और उसने वह तकनीक कैसे सीखी। मुझे पता है कि उसका इस पर नियंत्रण नहीं था, लेकिन वह आक्रमण है बहुत डरावना, क्रूगर ने लियोन की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, मैं भी योहान को उस आक्रमण को करते हुए देखकर आश्चर्यचकित हूँ। मैंने उस तरह की तकनीक कभी नहीं सुनी और देखी है। एक बार जब वह उस तकनीक को पूरी तरह से समझ लेगा तो वह जय हो जाएगा। लियोन ने ये शब्द कहते हुए बुरी तरह मुस्कुराया। ये सुनकर लियोन क्रूगर ने गहरी आह भरी क्योंकि उन्हें उनसे उसी लापरवाह प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। नवंबर लूप 2 उसी समय योहान कमांडर क्रूगर के साथ अपने दादाजी के रिश्ते को लेकर असमंजस में था। वे दोनों बहुत ही सहजता से मिल रहे थे क्योंकि वे एक दूसरे के करीब थे और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। योहान ने एक कदम उठाया और लियोन के पास पहुंचा। दादाजी, क्या आप इस बूढ़े आदमी को जानते हैं? क्या आप निश्चित हैं कि हम इसे बातचीत से सुलझा सकते हैं? योहान ने अपना सिर झुकाया और लियोन की ओर देखा और उससे पूछा। हाँ, मैं इस रोबोट आदमी को बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ। हम एक ही गुरु के शिष्य हैं और हम सब कुछ एक साथ पढ़ते हैं। ये थोड़ा जटिल है, मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे समझाऊं, लियोन ने योहान को जवाब दिया। ये सुनकर दंग रह गए लियोन। कमांडर क्रैगर ने कहा कि एक ही गुरु के शिष्य के रिश्तेदारों के शब्द सुनने के बाद उसे खिज महसूस हुआ और वह बहुत भरा हुआ है। उसी गुरु के शिष्य, ये दिलचस्प है। अब हम शांति से शांति को हल कर सकते हैं। योहान ने अपने दादा लियोन की बात को थोड़ा चौंका दिया और उसने अपनी आंखों में एक नई रोशनी के साथ कमांडर क्रूगर की ओर देखा और योहान की बात सुनकर चौंक गए। ये शब्द कहे। क्रूगर को झंझलाहट महसूस हुई और उसने ठंडे व्यवहार का सामना करते हुए उसकी ओर देखा। हाँ, आपके दादाजी सही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बच गए हैं। आप अभी भी हमारे साथ हमारे शाही राजधानी में आ रहे हैं। मैं उन्हें अपने शिष्य के भाई के रूप में स्वीकार नहीं करता। आपके दादाजी बोबले हैं और आपने वास्तव में देखा कि वे किस रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे साथ आओ या दूसरे रास्ते पर चलो, क्रूगर ने योहान की ओर और उसने ये शब्द कहे। उसे सुना कि योहान ने गहरी सांस छोड़ी और उसे गोली मार दी, जबकि लियोन लुल्हा और कमांडर क्रूगर की ओर से एक कदम धक्का दिया और उसे मारने के इरादे से देखा। तुम उसे दूर ले जाने की कोशिश क्यों नहीं करते और देखो कि यह बूढ़ी औरत उसके साथ क्या कर सकती है? हमें बहुत समय हो गया है और मैं देखना चाहता हूं कि क्या उसे दूर ले जाने की कोशिश करता है। मुझे दोष मत दो असभ्य होने के लिए। वह हलीना की परम संत है और वह मेरी परम संत है और कोई भी उसे दुखी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तुम भी मेरे दोस्त नहीं हो। अभी भी उस महिला को अपने साथ ले जाओ, पीछे ले जाओ और इस जगह को बिल्कुल छोड़ दो और किसी को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। लियोन ने कमांडर क्रूगर को खतरनाक भरी नज़र से देखा जब उसने ये शब्द कहा। उसे सुनकर क्रूगर ने अपनी मुट्ठी कस ली और गहरी सांस ली। क्या आप निश्चित हैं कि आप उसे नहीं सौंपेंगे? आप पहले से ही जानते हैं कि मैं कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। वह एक अपराधी है और उसे कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए, शाही परिवार का कानून, और मैं उसे अंदर लाने के लिए अपनी शक्ति में कुछ भी करूंगा। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो लियोन। कमांडर क्रूगर ने भी लियोन की ओर कुछ कदम उठाए और उन्होंने वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए उनसे ये शब्द कहे। सबरीना एक दूसरे पर नज़रें डालती हैं क्योंकि वे समझती हैं कि शांति से चीज़ों से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वे दोनों सतर्क थे और एक दूसरे का फिर से सामना करने के लिए एक पल का इंतजार कर रहे थे, जबकि लियोन कानून के बारे में सुनने के बाद अत्यधिक हत्या के इरादे से क्रूगर को देख रहा था। राजा सेनापति क्रूगर के मुंह से कानून और नियमों के बारे में सुनकर निराश हो गया। आप क्रूगर के बारे में क्या बात कर रहे हैं? खेती की दुनिया में कोई कानून नहीं है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार कानून को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इसका प्रमुख उदाहरण राजा लुकास है। आप पहले से ही जानते हैं कि वह किस तरह का व्यक्ति है। उसने पहुंचने के लिए बहुतों को मार डाला वहां, उसके कारण बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए और आप कह रहे हैं कि मेरे पोते को कानून द्वारा और उस बूढ़े व्यक्ति के हाथों से दंडित किया जाना चाहिए। मुझे हंसाओ मत क्रूगर। आप पहले से ही जानते हैं कि देर सबेर यह क्षेत्र आने वाला है दूसरे शाही परिवार के बैनर तले। उसका समय समाप्त हो गया है और राजा को स्वयं इस बारे में पता है और यही कारण है कि वह एक युवा लड़के की खोज के लिए अपने सबसे अच्छे लोगों में से एक को भेजने के लिए बहुत उत्सुक हो गया है। लियोन ने कमांडर क्रूगर को जवाब दिया। कमांडर की बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई, जबकि सबरीना ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा। लियोन को गहराई से सुनने के बाद वह जानती है कि वह सही है, लेकिन अफसोस कि वह वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकती। वह जानती है कि लड़ने के अलावा और कोई नहीं है। लियोन कभी भी क्रूगर की बात मानने वाली नहीं है। उसी समय सॉविश घाटी के अंदर कक्ष के सामने दो आकृतियां खड़ी हैं और जमीन पर पड़े शव की ओर देख रही हैं। पिताजी, जॉनथन कहाँ है और उसे किसने मारा? नीना ने बूढ़े आदमी ली की ओर देखा,
जो अचंभित होकर खड़ा उस आदमी की ओर देख रहा था जो जमीन पर लेटा हुआ था। बूढ़े आदमी के हाथों पर खून देखा जा सकता था। नीना उसे देखकर भ्रमित हो गई। पिता ऐसे ही जब वह यहाँ आई तो वह खड़े होकर शव को देख रहे थे। नीना की बात सुनकर बूढ़े आदमी ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा। उसने ये सब किया, उसने इस क्षेत्र को धोखा दिया। जॉनथन एक चूहा है जो शाही को हमारे दरवाजे तक ले जाता है। उसकी अचानक उपस्थिति सब कुछ बताती है। वह मेरा वफादार आदमी है और उसके द्वारा मारा गया। मैं इस सब के बाद उसे दूर नहीं जाने दूंगा। तुम जाओ और जैस्मीन से जुड़ो, मैं बाद में तुम्हारे साथ जुड़ूंगा। बूढ़े आदमी ने नीना को जवाब दिया। उसकी बात सुनकर उसने गहरी सांस ली और जमीन पर पड़े आदमी की ओर देखा। मुझे उसे कल रात मार देना चाहिए था। वह व्यक्ति नहीं है जो वह हुआ करता था। वह एक विहीन व्यक्ति है जो पागल कुत्ता बन जाता है। वह हर किसी की जान ले लेता है। स्टैक पर मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेती और उसे अपने हाथ से नहीं मार देती। मैं आपके साथ आ रही हूँ पापा। नीना ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और उसने उससे ये शब्द कहे। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो। मुझे इसे संभालने दो। देखो नीना, जैस्मीन और हमारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उससे सेक्टर के खिलाफ उसके अपराध के लिए भुगतान करूंगा। बस चले जाओ। बूढ़े आदमी ने नीना को जवाब दिया। ये शब्द उससे कहे। अपने पिता की बात सुनकर वह चुप हो गई और एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। वहाँ सुरक्षित रहना पापा। मैं पहले ही अपने भाई को खो चुकी हूँ और मैं आपको खोना नहीं चाहती। मुझे आपकी जरूरत है पापा। नीना ने देखा बूढ़ा आदमी जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे सुनकर वह मुस्कुराया और उसके माथे को चूम लिया। अब जाओ और अपना ख्याल रखना। मैं जल्द ही वहां आऊंगा। सुनिश्चित करें कि हर कोई सुरक्षित रहे और जैस्मीन को अपने भाई के विश्वासघात के बारे में मत बताना, अन्यथा वह चिंतित हो जाएगी। बूढ़े आदमी ने नीना की ओर देखते हुए कहा। अपने पिता की बात सुनकर उसने सिरिया को हिलाया और अगले ही पल वह रोबोट मैनली को ठीक करने के लिए जैस्मीन और अन्य लोगों के साथ फिर से शामिल होने के लिए वहां से चला गया। गाड़ी की खिड़की से एक छोटी सी लड़की को इधर उधर देखते हुए देखा जा सकता था। वह ये देखकर भ्रमित हो गई थी कि हजारों लोग जल्दी जल्दी भाग रहे थे और अपने परिवार के साथ अलग अलग तरह के ढांचों में जा रहे थे और 3 महिलाएं कुछ लोगों के साथ उनकी मदद कर रही थी। सैनिक को एक बोतल व्यक्ति को हवा के बीच में इधर उधर देखते हुए देखा जा सकता है क्योंकि वह किसी बात को लेकर चिंतित था। ये देखने में बहुत सारी लक्षण स्थिति थी और हर कोई डर की स्थिति में दिख रहा था। एक क्षण बाद वह छोटी लड़की ने अपना सिर झुकाया और उन महिलाओं की ओर देखा जो गाड़ी के अंदर उसके बगल में स्थित थी। योहान कहाँ है? मैं उसे देख रही हूँ यहाँ। वह हमारे साथ क्यों नहीं है? मैंने उसे कल रात से नहीं देखा। वह अभी भी उन लोगों से क्या लड़ रही है? एमिलिया ने एलिना की ओर से चिंता करते हुए पूछा। एक पल के लिए एलिना चुप हो गई लेकिन जल्द ही वह अचानक आ गई और उसकी ओर देखकर मुस्कुराई गई। तुमने कहा था कि वह लड़ रही है। चिंता मत करो मेरे बच्चे, वह जल्द ही यहाँ आएगी। तब तक तुम हमारे साथ रहोगी। अलीना ने एमिलिया को जवाब दिया और उसे अपनी गोद में ले लिया और सिर हिलाने लगी। अलीना है योहान के बारे में भी चिंता थी लेकिन वह एक बच्चे के सामने चिंता व्यक्त नहीं कर पाई। इसलिए एमिलिया ने अपने सामने शांत रहा और खिड़की के बाहर देखा जहां दिया, चमेली और नताशा लोगों की गर्लफ्रेंड की मदद करने में मदद कर रही थी इस जगह पर घूमने के लिए। सौजहर घाटी क्षेत्र के लोग हैरान और भ्रमित थे। अचानक उन्हें जैस्मीन से अचानक आदेश मिला कि सौजहर घाटी के लोगों को तत्काल आधार पर इस जगह को छोड़ने की जरूरत है और कभी कभी बाद में विभिन्न प्रकार की चीजों के कारण चीजें और अधिक अराजक हो जाती हैं। सेक्टर के आसपास अप्राकृतिक घटनाएं घटने लगती हैं जिससे हर कोई डर जाता है। नोबल्स COM। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे कल रात देखा था, वह बहुत गुस्से में था। अमेलिया ने फुसफुसाते हुए अपना सिर उठाया और अलीना की ओर देखा। ये सुनकर अलीना भ्रमित हो गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि अमेलिया किस बारे में बात कर रही है, लेकिन पहले वह उससे पूछ सकती थी कि अलीना ने गाड़ी के गेट पर खटखट की आवाज़ सुनी और उसने तुरंत गाड़ी का गेट अंदर से खोल दिया। आखिरकार आप लोग यहाँ आ गए, अंदर आ जाओ। अलीना दिया, जैस्मीन और नताशा को देखकर मुस्कुराई जो गाड़ी के बाहर खड़ी थी। उसने उन तीनों को गाड़ी के अंदर प्रवेश करते हुए सुना और कभी कभी बाद में अलीना ने गाड़ी को पीछे से बंद कर दिया। जैस्मीन और नताशा ने गाड़ी के अंदर सीट ले ली। जैस्मीन थकी हुई लग रही थी क्योंकि उसका शरीर पसीने से भीग रहा था। क्या तुम ठीक हो चमेली? क्या बाहर सब कुछ व्यवस्थित हो गया है? अलीना ने चमेली की ओर देखते हुए पूछा, जिसे सुनकर अलीना ने जवाब में अपना सिर हिलाया। हाँ मेरी महिला, सब कुछ ठीक है। हमने सभी को सेक्टर से निकाल लिया लेकिन नीना, अंकल ली और जॉनथन अभी भी सेक्टर के अंदर हैं। मुझे उनकी चिंता है, जैस्मीन ने अलीना को जवाब दिया। ये सुनकर जैस्मीन, दिया और नताशा को भी चिंता होने लगी। उन्हें चिंता मत करो, वे ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे चाचा और तुम्हारी बहन सक्षम लोग हैं और उसके ऊपर पिता लियोन और योहान अभी भी बाहर हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। तुम थके हुए लग रहे हो, अलीना चमेली को जवाब दिया। माँ सही कह रही है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिया ने ये शब्द कहते हुए चमेली के कंधे पर हाथ रखा और उसे खुश करने की कोशिश की। जैस्मिन के बारे में दिया और अलीना की चिंताओं को सुनकर नताशा ने भी अपना सिर हिलाया।
उसने अपने होंठ जैस्मीन के कान के पास बंद कर दिए और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। नताशा को सुनते ही जैस्मीन का चेहरा लाल हो गया। दिया और अलीना ने एक दूसरे पर नजरें डाली क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है। नताशा ने उसके कान में कहा, तुमने उससे क्या कहा? वह क्यों शर्मा रही है? अचानक अलीना की गोद में चुपचाप बैठी अमीलिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी और नताशा की ओर देखा और उसने उससे पूछा। अमेलिया की बात सुनकर नताशा जोर से हंसने लगी और उसे बाहों में ले लिया। ये बड़ी बहनों के बीच का रहस्य है। तुम छोटी हो, जब तुम एक सुंदर महिला बन गई हो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने चमेली से क्या कहा जिससे वह इस तरह शर्मा गई। नताशा हंसते हुए बोली। अमीलिया को गुदगुदी की और उसे कसकर गले लगा लिया। दिया और अलीना असमंजस में थे और नताशा ने चमेली के कान में क्या कहा इसमें दिलचस्पी थी, लेकिन चमेली का घबराया हुआ चेहरा देखकर उन दोनों ने नहीं पूछा क्योंकि वह पहले से ही शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कुछ मिनट बीत गए और कभी कभी बाद में आखिरकार किसी ने दस्तक दी गाड़ी का दरवाज़ा। एक क्षण बाद अलीना ने दरवाज़ा खोला और देखा कि दरवाजे के बाहर एक महिला खड़ी थी। नीना को देखकर चमेली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नीना भी उसकी ओर मुस्कुराए। तुम बाहर क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, जैस्मिन ने नीना की ओर देखते हुए पूछा। ये सुनकर नीना ने अपना सिर झुका लिया और अलीना की ओर देखने लगी क्योंकि गाड़ी लिन कबीले की थी। उसकी ओर अपनी ओर देखते हुए अलीना मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। तुम्हें अनुमति मांगने की ज़रूरत नहीं है, अंदर आओ, वहाँ बहुत जगह उपलब्ध है और बेहतर होगा कि तुम अपनी बहन के पास रहो, अलीना ने उससे कहा। नीना ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर वह गाड़ी के अंदर प्रवेश कर गई और ले गई जैस्मीन के सामने की सीट। लेकिन नीना कुछ खोई हुई दिख रही हैं। सब ठीक है तो नीना? अंकल और जोनाटन कहाँ हैं? क्या वे साथ नहीं आए? जैस्मीन ने नीना से पूछा। दिया की ओर देखा और अलीना भी उसकी ओर देख रही थी जबकि नताशा अमीलिया के साथ जुड़ी हुई थी। हाँ, सब कुछ ठीक है, वे जल्द ही अन्य लोगों के साथ जुड़ेंगे। मुझे ये जगह छोड़नी होगी। बड़ी लिन ने डिग्री का ऑर्डर दिया था। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। नीना ने खुद को खींच लिया क्योंकि वह चमेली के सवाल से घबरा गई थी। नहीं, नीना ने कहा है कि उसके भाई ने क्या किया, इसके बारे में विचार विमर्श का समय नहीं है। अगर चमेली को पता चलता है कि हवेली के अंदर क्या होगा तो इससे केवल हलचल मचेगी और यह हैनिये के बारे में चर्चा करने का अच्छा समय है नहीं है जहां हर कोई पहले से ही तनाव में है। 100 पॉइजन वैली सेक्टर के बाहरी दृश्य बहुत सारे चित्र दिखा रहे थे क्योंकि दो शक्तिशाली किसान एक दूसरे के प्रतिरूप थे और एक दूसरे को मारने के इरादे से देख रहे थे। सबरीना और योहान भी चेतावनी दे रहे थे और एक बार फिर लड़ाई के लिए तैयार हो गए थे। मैं तुमसे एक बार और विनती करता हूँ लियोन, मुझे दो और बाकी लोगों के साथ इस जगह को छोड़ दो। मेरे खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई करने के लिए मत मजबूर करो। कमांडर क्रूगर ने ये शब्द लियोन को अवांछित नजरों से कहा से देखा और योहान की ओर से जो लियोन के पास खड़ा था उसे देखकर लियोन उस पर मुस्कुराया। पहले से ही मेरे पास आओ, शेयर होल्डर बहुत हो गए, चलो जल्दी से इसे खत्म करो। लियोन ने अपनी पठारी रेखा ली और कमांडर क्रूगर की ओर देखी। योहान ने भी अपनी पुरानी लिकस और सबरीना की ओर देखी। उसने भी तलवारबाजों ने उसे अपने हाथ में लेते हुए देखा, लेकिन कुछ घबराहट हुई जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। दोनों स्टॉर्स ने अपनी गति रोक दी क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई बिजली की तेजी जमीन से नीचे आ रही है। ऐसा ही हुआ, लियोन और वापस योहान कूद गए। सबरीना और कमांडर क्रूगर के साथ भी ऐसा ही हुआ और सभी ने उस हिस्से को देखा जो आकाश से निकला था। उस हिस्से को देखने वाले कमांडर क्रूगर और सबरीना एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं जबकि योहान और लियोन छोटे से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तुम दोनों, तुम मेरे साथ आ रहे हो? काना ने लियोन और योहान की ओर देखा जब उसने उन शब्दों को गंभीर दृष्टि से कहा। उसकी बात सुनकर योहान और लियोन ने एक दूसरे पर नजर डाली क्योंकि उन्होंने काना को पहले कभी इतना बेचैन नहीं देखा था। क्या सब ठीक है काना? क्या हुआ? तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। काना को ऐसे देखकर योहान उसके पास आया और पूछा। सबरीना और आदेश दिया। काना के प्रति योहान का आकस्मिक व्यवहार देखकर क्रूगर आश्चर्यचकित रह गया। वे दोनों महिला काना को जानते हैं जो हमेशा साथ रहती थी लेडी एवलिन, इससे वे आश्चर्यचकित हो गए। मेरे साथ आओ, यह उन चीजों पर चर्चा करने के लिए सही जगह नहीं है, यह एक आपातकालीन स्थिति है, काना ने योहान को जवाब दिया और फिर उसने लियोन की ओर देखा। ठीक है, हम आपके साथ आ रहे हैं, लेकिन इन शाही रक्षकों के साथ अपना काम खत्म करने के बाद। लियोन ने कमांडर क्रूगर की ओर देखते हुए कहा। मेरा मतलब महिला काना का अनादर नहीं करना है, लेकिन राजा के आदेश के अनुसार हम उसे भगवान निकोलस और जियान कबीले के उत्तराधिकारी की हत्या के लिए शाही राजधानी में ले जाने के लिए यहाँ हैं। क्रूगर ने लियोन को नज़रअंदाज कर दिया और उसने काना की ओर देखा और ये शब्द कहे। उसे सुनकर काना ने गहरी सांस छोड़ी और उसे मारने की नीयत से देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे राजा ने क्या आदेश दिया, यह मेरे स्वामी एवलिन से संबंधित है और जब मेरे स्वामी की बात आती है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, तुम्हारा राजा भी नहीं। अपने लोगों के साथ यहाँ से दफा हो जाओ। योहान और लियोन मेरे साथ आ रहे हैं, काना ने कमांडर क्रूगर को जवाब दिया। काना के चेहरे पर गंभीरता देखकर और उसकी ओर निर्देशित भयावह हत्यारी आभा को महसूस करते हुए कमांडर क्रूगर ने एक गहरी सांस ली और सबरीना की ओर देखा।
हम ये जगह छोड़ रहे हैं। आखिरकार हम किसी ऐसे व्यक्ति की अवहेलना नहीं कर सकते जो लेडी एवलिन से संबंधित है, कमांडर क्रूगर ने सबरीना से कहा और एक क्षण बाद उसने अपनी नज़र योहान की ओर घुमाई। ये खत्म नहीं हुआ है बच्चे, मैं तुमसे दोबारा मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब वह दिन आएगा तो तुम तैयार हो जाओगे। तुम्हारे दादाजी तुम्हें हर जगह नहीं बचा सकते। वह योहान की ओर देखते हुए बुदबुदाया। जब मैं अगली बार तुमसे मिलूंगा तो यह अलग होगा बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें फिर से देखने के लिए उत्सुक हूँ, योहान ने कहा और उसने कमांडर क्रूगर की ओर देखा और अपनी नज़र सबरीना की ओर कर ली। योहान की नज़र अपनी ओर देखकर उसने अपनी मुट्ठी कस ली और एक क्षण बाद उसने कहा बूढ़े क्रूगर के साथ गायब हो गया। ओह, वे अंततः चले गए। तुम बदमाश काना हो, मैं प्रभावित हूं कि लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, योहान ने काना की ओर देखते हुए फुसफुसाया। योहान, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है, तुम दोनों अभी मेरे साथ आओ। मैं यहाँ लियोन की तलाश में हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हारी उस महिला के साथ लड़ाई देखी तो मुझे कुछ असामान्य लगा, काना ने योहान को जवाब दिया। काना की बात सुनकर योहान लियोन के साथ भ्रमित हो गया। आपको कुछ असामान्य मिला है ना? योहान ने अपने सिर के पीछे खोजा और भ्रमित भाव से काना की ओर देखा। वह नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रही थी। यही बात लियोन के साथ भी लागू होती है, वह भी काना के व्यवहार के बारे में भ्रमित है। इन दोनों को देखकर काना ने गहरी सांस ली और योहान और लियोन की ओर देखा। महिला एवलिन घायल हो गई है और अगर हमने जल्दी नहीं की तो हम उसे खो सकते हैं। नोवेलर्स COM। आपने अभी क्या कहा? ये सुनकर काना लियोन आश्चर्यचकित रह गई। योहान भी आश्चर्यचकित हो गया जब काना ने एवलिन के बारे में ये शब्द कहे। कोई उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम है जिसने उसके साथ ऐसा किया। लियोन खुद को रोक नहीं सका और उसने काना की ओर देखा। काना ने लियोन को जवाब दिया, ये सब शाश्वत जेल के अंदर हुआ। एक बूढ़े व्यक्ति ने रहस्यमय तकनीकों से उस पर हमला किया। उसका शरीर जीवन शक्ति खो रहा है और वह ठीक नहीं हो रही है। वह तकनीक जो आपने पहले लड़ाई में इस्तेमाल की थी, उसके पूरे शरीर पर वही आभा है। जब मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। आपको वह तकनीक कैसे मिली? काना ने योहान की ओर देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर लियोन के साथ साथ योहान भी आश्चर्यचकित हो गया। आप जानना चाहते हैं कि मुझे दिव्य हथेली कैसे मिली? योहान फुसफुसाए। दिव्य हथेली दिलचस्प लग रही है, लियोन ने लियोन की ओर देखते हुए बुदबुदाया। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको वह तकनीक कहाँ से मिली, चाहे वह कुछ भी हो, उसने पूछा। ठीक है, जब मैं शाश्वत जेल के अंदर था, मेरी मुलाकात एक किताब आदमी से हुई जिसने मुझे वहां से बाहर ले जाने में मदद की और ये तकनीक दी। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह वही आदमी है जिसने एवलिन पर हमला किया था। मेरा मतलब यह है कि वह एक हानिरहित क्लब की तरह दिख रही थी और इस बात पर विश्वास करती थी कि जब उसने उल्लेख किया था कि उसने बहुत पहले पूरे रॉयल परिवार को नष्ट कर दिया था और जेल में डाल दिया था। योहान ने काना और लियोन को समझाया। उसकी आश्चर्यचकित वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। जिसने बहुत समय पहले पूरे शाही परिवार को नष्ट कर दिया था, उसे शाश्वत जेल में बंद कर दिया गया था। लेडी एवलिन को इसके बारे में क्या पता था? लियोन ने काना की ओर देखा और पूछा। काना ने लियोन की बात सुनकर एक पल लिया और जवाब में अपना सिर हिला दिया जब उसने पूछा कि क्या एवलिन उस बूथ आदमी के बारे में बताया गया है या नहीं। नहीं, उसने इनमें से कोई भी विवरण नहीं डाला था। अभी कुछ ही साल हुए हैं जब उत्तरी क्षेत्र की लेडी एवलिन को बाहर निकाला गया था। एम्पायर ने उस किताब के व्यक्तित्व के बारे में कोई विवरण नहीं दिया था, लेकिन मैं उस कमी को सुनिश्चित कर दूंगा और उसे चोट पहुंचाने के लिए अपने हाथों से मार डालो, काना ने लियोन की ओर देखते हुए जवाब दिया। अपने कोचिंग मैन की बात से चकित होकर लियोन ने एक गहरी आह भर दी, जबकि योहान ने कहा कि कोचिंग मैन के बारे में जानने के बाद उसे एहसास हुआ। उस कोचिंग मैन ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके आसपास बाहरी दुनिया में कोई भी जीवित नहीं है, इसलिए वह जेल में है। बाहर दिखना नहीं चाहिए था, बल्कि बाहर दिखना चाहिए था। अचानक सब कुछ बदल गया और उसने जेल के अंदर उस तरह का विनाश किया और एवलिन को चोट पहुंचाई। योहान को अचंभे में देखकर उसके पास आ गया। आप मेरी मदद करने जा रहे हैं, ठीक है? वह एकमात्र व्यक्ति है जो हमारे पास है, आना, और उसके बिना खुद की कल्पना नहीं कर सकता। काना ने ये शब्द कहते हुए योहान की ओर देखा और उसके चेहरे पर उदास भाव था, जिसे देखकर काना योहान बाहर आ गया। छुरा मारा उसने। योहान ने अपना हाथ काना के कंधे पर रख दिया। हमें कुछ समय दीजिए, हमें मेरे परिवार से मिलना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी को इस सेक्टर से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। मैं वादा करता हूं कि हम आपके साथ आएंगे और उसका इलाज ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। मुझ पर उसका बहुत एहसान है और मैं सब कुछ करूंगा, उसका बदला चुकाना मेरी शक्ति में है। ठीक है, मैं समझता हूँ, मुझे पता था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। काना का चेहरा लाल हो गया जब उसने योहान से ये शब्द कहे और जवाब में अपना सिर हिलाया, जबकि लियोन कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था और इन दोनों को नाराज नज़र से देख रहा था। चूंकि योहान उसे सांत्वना देने में व्यस्त था और उसका ध्यान योहान पर इतना केंद्रित था कि वह भूल गई कि वह वहाँ खड़ा है। कभी कभी बाद में वह खुद को रोक नहीं पाता और उसने अपना गला साफ कर लिया। क्या हमें अब जाना चाहिए? यदि आप दोनों एक दूसरे के साथ समाप्त हो गए हैं तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हर कोई ठीक है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।
दुनिया में वे अचानक सेक्टर के सामने क्यों आ गए? कोई शाही सेना के साथ जुड़ रहा है? किसने उन्हें कल रात के बारे में जानकारी दी और उन्हें यहाँ तक लाया? लियोन ने योहान और काना की ओर देखते हुए कहा, मैं दादाजी को जानता हूँ। मुझे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि सेक्टर से किसी ने उन्हें हमारे बारे में जानकारी दी है। कल रात हमने हर एक सैनिक को ले लिया और सुनिश्चित किया कि कोई भी इस जगह से बाहर न निकले, लेकिन कोई अंदर से नज़र रख रहा है और हमने अपनी सुरक्षा करने दी। नीचे बैककोट योहान ने लियोन को जवाब दिया। आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? वह बूढ़ा व्यक्ति जियान कबीले के किसी व्यक्ति को मारने की भी बात कर रहा है। काना ने योहान की ओर देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर योहान मुस्कुराया और अपना गला साफ किया। मैंने गलती से जियान कबीले के वारिस को मार डाला। उस बूढ़े व्यक्ति ने आपको कुछ क्षण पहले बताया था, लेकिन आप अपने विचारों में इतने व्यस्त थे कि आपको कोई ध्यान ही नहीं रहा और आपने उसे धमकी दी। ठीक है, यह एक लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो यहाँ से निकलें, योहान ने काना को जवाब दिया और लियोन की ओर देखा और अगले ही पल उनमें से 300 पॉइजन वैली सेक्टर की ओर निकल गए। इसी बीच उसी समय लाशों के ढेर के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आया और उन सभी को इसी तरह जहर देकर मार दिया गया। मैं उसे मार डालूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं उसे ढूंढ लूंगा और उसे सबसे क्रूर मौत दूंगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बूढ़े आदमी ली ने फुसफुसाया क्योंकि उसकी आंखें जमीन पर बेजान पड़े नागरिकों के शव देखकर लाल हो रही थीं और वह जानता है कि इन लोगों को उसके बेटे जॉनथन ने मार डाला है। एक क्षण बाद 3 लोग उसके पीछे आए और उनकी नज़र जमीन पर पड़ी। इस बूढ़े आदमी ने किसने किया? योहान ने कहा जब वह लियोन और काना के साथ बूढ़े आदमी ली के पास पहुंचा। मेरा बेटा जॉनथन, वह एक चूहा है। उस कमीने ने कायरतापूर्वक जहर का उपयोग करके कई निर्दोष नागरिकों को मार डाला। मैं उसकी तलाश में पीछे रह गया, लेकिन अंत में हवेली के आसपास इतने सारे शव मिले। मुझे पता था कि उसे सेक्टर के अंदर जाने देना एक बुद्धिमान निर्णय नहीं था, लेकिन मैं सहमत हो गया। और अब देखो क्या हुआ। इन लोगों की मौत मुझ पर है और मुझे नहीं पता कि मैं इन लोगों के परिवारों को कैसे जवाब दूं। बूढ़े आदमी ली ने योहान की ओर देखा और उसे जवाब दिया। योहान ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। हमें ये जगह छोड़नी होगी, तुम बाद में अपना बदला ले सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने के बाद वह इस जगह के अंदर रहेगा। वहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, योहान ने कहा जैसे ही उसने अपना एक हाथ अपने कंधे पर रखा। नवंबर लूप COM। योहान सही है, ये बदला लेने के बारे में सोचने का समय नहीं है। हमें सभी को इस क्षेत्र से सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लियोन ने हस्तक्षेप किया और बूढ़े आदमी ली की ओर देखा। मुझे पता है, लेकिन मैं इन लोगों को उचित तरीके से दफनाए बिना इस जगह को नहीं छोड़ सकता। आप लोग आगे बढ़ें, मैं बाद में आपके साथ जुड़ूंगा। बूढ़े आदमी ली ने लियोन को जवाब दिया। ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप ऐसा करने के बाद इस जगह को छोड़ दें, योहान ने बूढ़े आदमी ली से कहा और अपने दादाजी की ओर देखा। चलो दादाजी। ये सुनकर योहान लियोन को एक पल लगा और उसने अपना सिर हिला दिया। आप और काना आगे बढ़ें, मैं बाद में बूढ़े आदमी ली के साथ आपसे मिलूंगा। ये जगह खतरनाक है। यह अच्छा है अगर मैं उसके साथ तब तक रहूं जब तक वह इन लोगों को ठीक से दफन नहीं कर देता, लियोन ने योहान को जवाब दिया। उसकी बात सुनकर योहान ने अपना सिर हिलाया और काना की ओर देखा। योहान के साथियों ने और मृतकों के शवों को देखकर एक लंबी सांस ली। ठीक है, लेकिन आपको जल्द ही रिटर्न मिलेगा। आपको पहले से ही पता है कि हमारे पास टूटने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, काना ने बॉटम मैन लियोन की ओर देखते हुए कहा और अगले ही पल योहान और वह दोनों बॉब्स मैनली को वहीं छोड़कर चले गए। सेक्टर के अंदर लियोन, क्या तुम ठीक हो गए? अभी भी उसके बारे में चिंता हो? मुझे पता है कि तुम ऐसा महसूस करते हो, लेकिन एक कारण यह है कि फादर लिन नहीं चाहते थे कि हम वहां रुकें और योहान का इंतजार करें। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और हम हैं, हर किसी को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। जीवन, मैंने देखा कि पिता लियोन उनके साथ हैं, वह ठीक हो जाएंगे और जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। अलीना ने दिया की ओर देखा जब उसने ये शब्द कहा। जैस्मीन, नीना और नताशा ने भी दिया की ओर देखा जो होम हाउस है और बाहर देख रही है खिड़की। दिया ने अपना सिर झुकाकर अलीना की तरफ देखा और उसे कहा उत्तर। हाँ लेडी, दिया सही है, हम भी उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं। शरीर जागृति क्षेत्र के 6ठे स्तर में सफलता पाने के बाद मैं योहान के साथ लड़ने के लिए उत्सुक हूँ। नताशा ने हम में से बाकी लोगों की ओर से हस्तक्षेप किया। नताशा का उत्साह देखकर एमेलिया ने अपना सिर और आंखें बढ़ा लीं और नई रोशनी से चमक उठी, जबकि चमेली और नीना ने अपनी बातें सुनी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक प्रशिक्षित सैनिक हूं और मुझे युद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी है। मैं निश्चित रूप से उसके लिए उपयोगी हो सकती हूं, नताशा ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा। उसके चेहरे पर जैस्मीन ने अपना सिर हिलाया और नताशा की ओर देखा। आपको अभी लंबा रास्ता तय करना है। मैं समझ सकता हूं कि शुरुआती चरण में सफलता पाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि खेती की दुनिया दयालु नहीं है और लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। आपको चीज़ें सीखनी होंगी और कम से कम शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र में सफलता हासिल करनी होगी, और जब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे तो आपको सच्ची शक्ति का एहसास होगा। चमेली मुस्कुराए और उससे ये शब्द कहे।
जैस्मीन सही कह रही है, ज़्यादा उत्तेजित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाते तब तक आपको कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। शरीर का जागरण एक प्रारंभिक चरण है। आपको अभी लंबा सफ़र तय करना है नताशा। अलीना ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया चमेली के साथ और नताशा से कहा। अलीना और चमेली की बात सुनकर वह उदास हो जाती है। उसे ऐसे देख जैस्मिन ने एक आह भरी और नताशा के कंधे पर हाथ रख दिया। चिंता मत करो, तुम वहां पहुंच जाओगे, बस अपने आप को थोड़ा समय दो। ये शब्द कहते हुए जैस्मीन ने उसे खुश करने की कोशिश की। आप सही कह रहे हैं, मैं तैयार नहीं हूं। मैं योहान से मेरे साथ खेती करने के लिए कहूंगी। जल्द ही मजबूत बनने की जरूरत है, नताशा ने चमेली को जवाब दिया। ये सुनकर चमेली और दिया का चेहरा लाल हो गया, जबकि अलीना नताशा के मुंह से ये शब्द सुनकर हंस पड़ी। उसी समय नीना चुपचाप बैठी थी और इन महिलाओं के बीच की बातचीत सुन रही थी। उसने अपनी हथेली की ओर देखा और उसे निचोड़ा। वह अपनी शक्ति में अंतर महसूस कर सकती थी। आखिरकार वह एक ही रात में शरीर को सीधा करने के पहले स्तर पर पहुंच गई। योहान के साथ उसका एक साथ दोहरी खेती हुई है ना। नीना ने कल रात की घटना के बारे में सोचते हुए फुसफुसाया और अपनी बाहों को पार करते हुए खिड़की से बाहर देखा। उसी समय दो आकृतियों को एक विशेष दिशा में उड़ते हुए देखा जा सकता था। तकनीकी रूप से योहान काना के आलिंगन में था क्योंकि उसने उसे अपनी कमर से पकड़ रखा था। नवंबर लूब COM। ये शर्मनाक है काना, मैं जमीन पर यात्रा कर सकता हूँ, मेरी गति को कम मत समझो, मुझे इस तरह उड़ने से नफरत है। योहान ने काना की ओर देखते हुए अपना सिर झुकाया और उससे ये शब्द कहे। क्या आप सिर्फ इसलिए शर्म महसूस कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पकड़ रखा है? मुझे आपको इस तरह पकड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। ये सबसे तेज तरीका है और जल्द ही हम आपके परिवार और 100 जहर घाटी सेक्टर के काफिले को पकड़ लेंगे। काना ने योहान को जवाब दिया और उसने कसकर पकड़ लिया उसे और उसे शर्मा दिया। मुझे सिर्फ इसलिए शर्म क्यों आएगी क्योंकि आप मुझे अपने हाथों से पकड़ रहे हैं। मुझे उड़ने से नफरत है। मुझे याद है कि मैं पहली बार लेडी एवलिन की हवेली की ओर उड़ रहा था और वह दादाजी लियोन थे जो मुझे अपनी बाहों में पकड़ रहे थे। उसी पल मैंने फैसला किया कि मैं किसी और की मदद से उड़ान नहीं भरने जा रहा। ये शर्मनाक है और मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है। योहान ने काना की ओर देखा और उससे ये शब्द कहे। समय बहुत तेजी से उड़ जाता है, आप कुछ ही महीनों में बहुत अलग हो जाते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार आपको अपने दादाजी के पीछे घबराहट के साथ चलते हुए देखा था, लेकिन अब आपको देखें तो आप बहुत से लोगों के लिए पूरी तरह से अलग और कुछ हद तक विश्वसनीय व्यक्ति हैं। मैं तुमसे आश्चर्यचकित हूँ, काना ने योहान को जवाब दिया। उसकी बात सुनकर योहान मुस्कुराया और अपना गला साफ किया। बैकवर्ड तुम भी बदल गए हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति अलग था, लेकिन अब देखो तुम अपने व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग हो गए हो। योहान ने उससे ये शब्द कहते हुए मुस्कुराया और उसे चिढ़ाने की कोशिश की। योहान की बात सुनकर काना का चेहरा लाल हो गया और उसने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा योहान से इंच भर की दूरी पर था। तुम दौड़ने में बेहतर हो। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम जमीन पर दौड़ना शुरू कर दो, नरक में जाओ, और अगर तुम अपनी हड्डियां तोड़ते हो और अपने सुंदर चेहरे को चोट पहुंचाते हो तो मुझे दोष मत दो। काना ने फुसफुसाते हुए योहान की ओर देखा। उसकी सुनी हुई बात योहान हतप्रभ रह और उसने जमीन की ओर से देखा। वह जमीन से बहुत ऊपर की ओर उड़ रहा था और उसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। इतनी तेज गति से जमीन की ओर से गिरा हुआ उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम पागल हो? मुझसे मत कहो कि तुम मुझे इस तरह की दीवार से ढंक कर देखते हो। अगर मैं इस दीवार से गिरूं तो मैं मर जाऊं। करना शुरू कर दिया है। उसका कमर। क्या कहा? अभी मुझे पागल औरतों ने कहा था, अब तुम देखोगे कि मैं कितना पागल हूं। काना ने योहान की ओर देखा कहा और वह योहान को अपने आलिंगन में रंगीन आकाश की ओर बढ़ने लगी। काना और योहान की डरावनी गति आसमान की ओर बढ़ती हुई देखी जा सकती है। सब तब हुआ जब उसने वैज्ञानिक शैली वाले में उसे पागल महिला कहा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह की होंगी। देखते ही देखते योहान का चेहरा काला नीचे जमीन की ओर ले जाया गया और फिर अगले ही पल में उसने बिना कुछ सोचे समझे काना को गले लगा लिया। उसने सोचा कि उसके बारे में दी गई टिप्पणी के बाद वह निश्चित रूप से उसे जमीन पर पटक देवी के रूप में दिखाएगी। हम काना से बहुत ऊपर हैं, तुम मुझसे यहाँ से क्रांतिकारी की तुलना मत करो। योहान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। काना ने अपनी गति रोक ली और बीच में ही रुक गया क्योंकि उसे लगा कि योहान की गर्म सांसें उसकी गर्दन चारों ओर घूम रहे हैं और उसके हाथ उसे पकड़ रहे हैं। ये पहली बार है जब वह और योहान एक दूसरे के तीन करीब थे। उनका दिल एक साथ धड़क रहा था। एक क्षण बाद योहान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और वह चारों ओर घूम रही थी। या जब उसने देखा और उसे पता चला कि वे अब हिल नहीं रहे हैं तो उसे राहत महसूस हुई और वह मुड़ गया। उसका चेहरा काना की ओर था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वह उसके बहुत करीब थी और यहाँ तक कि वह काना की भारी धरती को महसूस कर सकती थी और उसके चेहरे पर शर्मीले भाव थे। मंत्रमुग्ध हो गया था देखने वाला। मैं एक पागल औरत नहीं हूँ, उसने योहान की ओर से गहरी दृष्टि से फुसफुसाते हुए देखा। योहान ने अपनी बात सुनने के बाद धीरे से अपना सिर हिलाया। हाँ, तुम पागल नहीं हो, मुझे गालियां दे दो, मेरा इरादा छूत की छड़ी का नहीं था। वह धीरे धीरे से काना के बीच छूते हुए बुदबुदाया और चकित होकर उसकी ओर देखा। जब काना ने योहान की ओर देखा तो
जोर से पृथ्वी से जैसे ही उसे अचानक झटका महसूस हुआ। अचानक तूफान के गोले दागे गए और वे दोनों एक दूसरे के चेहरे के करीब आ गए और एक क्षण बाद उनके चेहरे एक दूसरे से टकरा गए। जैसे ही योहान के मूड काना के हथियार को छुए, उसे अपने पूरे शरीर में बिजली की दौड़ महसूस हुई। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था कि उसने अपनी दोनों बहनें योहान की गर्दन के चारों ओर की ओर रुख किया और खुद को बिना खुले दिल से पूरी भावना के साथ रोके रखा। योहान का हाथ उसकी पीठ पर पहुंच गया क्योंकि उसने उसे जवाब दिया, अपने और करीबी को खींच लिया और अपनी जीभ को उसके मुंह के अंदर छोड़ दिया। काना उसकी ओर बढ़ी क्योंकि वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह पहले से ही उसकी ओर आकर्षित थी, लेकिन इस बार वह उसके प्रति अपनी भावनाओं से दूर नहीं भागी। इसी बीच उसी समय एक गाड़ी के अंदर बैठी हुई दो आकृतियां दिखाई दी जो एक विशेष दिशा में चल रही थीं। बहन, मुझे नहीं लगता कि बिना किसी को कुछ बताए महल से इस तरह निकल जाना अच्छा विचार है। मुझे आश्चर्य है कि अगर हमारे पिता को पता चला कि हम उस आदमी का शिकार करने के लिए नदी किनारे के शहर की ओर जा रहे हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वह हम पर क्रोधित होगा। रेडेन ने कैथरीन की ओर देखा जो गाड़ी की खिड़की के पास बैठी है और बाहर देख रही है। अपने छोटे भाई की बात सुनकर उसने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा। वह कुछ समय के लिए महल से दूर है, उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बताओ कि वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। मैंने पहले कभी इतनी दूर यात्रा नहीं की थी, कैथरीन ने उसे जवाब दिया। और फिर उसने उससे पूछा, राजधानी से नदी किनारे के शहर के बीच की दूरी। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन रेडेन ने एक पल के लिए सोचा और उसकी ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गाड़ी के साथ लगभग 1.5 दिन, अगर हमें अपने रास्ते में कोई संभावित खतरा नहीं मिला। नवंबर लूप COM। संभावित खतरा आप कहते हैं, इससे आपका क्या मतलब है? उन शहरों के आसपास बहुत सारे कालकोठरी ब्रेक हो रहे हैं और उन राक्षसों और कालकोठरी के प्रकोप के कारण कुछ शहरों में गुजरना मुश्किल हो गया है। अधिकांश शहर अपने द्वार बंद कर लेते हैं और उन राक्षसों के डर से अलग थलग रह रहे हैं जो उनमें से छिपकर निकलते हैं। कालकोठरी? लेकिन चिंता मत करो, हम उन कालकोठरियों में खुद को शामिल किए बिना किसी तरह वहां अपना रास्ता बना लेंगे, रेडेन ने कैथरीन को समझाया। कालकोठरी, यह मुझे उस कालकोठरी की याद दिलाती है जो 100 साल पहले विनाशकारी नरसंहार का कारण बनी थी। उस कालकोठरी में उत्तरी क्षेत्र के आधे से अधिक शहर एक ही रात में लाखों लोगों के साथ नष्ट हो गए थे। वह कालकोठरी भी वहीं स्थित है, नदी किनारे के शहर से कुछ 100 किलोमीटर दूर, कैथरीन बुदबुदाई। आप डाल्मस कालकोठरी के बारे में बात कर रहे हैं। वह कालकोठरी अब सक्रिय नहीं है। लेडी एवलिन ने 2 अन्य सरदारों के साथ मिलकर इसे सैकड़ों साल पहले सील कर दिया था जब वह प्रकोप हुआ था, और उसके बाद उस कालकोठरी के बारे में कोई खबर नहीं है। और वह जगह है लेडी एवलिन के नियंत्रण में, किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है, यहां तक कि राजघरानों को भी उसकी अनुमति के बिना वहां जाने की अनुमति नहीं है। रेडेन ने कैथरीन को समझाया और वह मुस्कुराया। उसे हंसते हुए देखकर कैथरीन ने उसे तेज नजरों से देखा। क्या हुआ, तुम अपनी ही बात पर मूर्खों की तरह क्यों हंस रहे हो? कैथरीन ने ठंडे स्वर में पूछा। बात यह है कि आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। आपको हवेली छोड़े हुए कितने साल हो गए हैं? आपने खुद को इस दुनिया से पूरी तरह से अलग कर लिया है। आप एक बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति थे जो घर के अंदर होने वाली हर चीज़ के बारे में जानकारी रखते थे। क्षेत्र, लेकिन आप एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन जाती हैं बहन, जिसे अब दुनिया की परवाह नहीं है, रेडेन ने कैथरीन की ओर देखते हुए कहा। महल के बाहर जो उनसे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझे पसंद नहीं करना चाहते हैं तो अपने शब्दों में सावधानी बरतें। यह आखिरी बार है जब मैंने मदद करना शुरू किया, सिर्फ इसलिए कि माँ की दयालुता। वह खुश है नहीं होगा अगर उसका बेटा कुछ हद तक मर गया और मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता, भले ही वह हमारे साथ नहीं है, कैथरीन ने कहा। और वह एक भारी है, और उसने फिर से अपने भाई को गाड़ी की खिड़की से बंद कर दिया, बाहर देखने लगी। रेडेन ने अपनी बहन की बात पर मुस्कुराहट बिखेर दी और उसकी दिशा में देखा। हम निश्चित रूप से अपने परिवार को बचाएंगे और अपनी माँ को गौरवान्वित करेंगे। वह हमसे इतनी दूर हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरी बहन के साथ हो। मुझे खुशी है, नहीं पता आपकी मदद के बिना मैं क्या करूँगा। फीनिक्स साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र के भीतर कहीं एक काफिला नदी तट के शहर की ओर बढ़ रहा था और कुछ सैनिक इस काफिले को किसी भी तरह के खतरनाक खतरे से आगे और पीछे से बचा रहे थे, जबकि 2 भव्य दिखने वाली गाड़ियां सबसे आगे थीं। पहली गाड़ी के अंदर एक और गाड़ी चल रही थी जिसमें अलीना और अन्य लोग सवार थे। ये काफिला जहर घाटी से कुछ घंटे पहले निकला था और उनकी अगली मंजिल किनारे का शहर थी। हर कोई डर गया था क्योंकि नदी पर किसी अज्ञात शक्ति ने हमला कर दिया था, जिसके बाद वे जल्दी ही अपने घर में चले गए थे। चमेली और नीना के अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं था कि उनके लोग किसके साथ यात्रा कर रहे थे। वे सभी इन 2 महिलाओं पर अख्तियार कर रहे थे। पिछले कुछ हफ्ते में इन लोगों के लिए बहुत मुश्किलें थीं क्योंकि अचानक निकोल कबीले ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। किसी ऐसा नहीं सोचा था कि वे उस युद्ध से बच जाएंगे, लेकिन वे योहान द्वारा छोड़ दिए गए और अंततः लॉर्ड निकोलस की मृत्यु के साथ युद्ध रुक गया और उनका दैनिक जीवन सामान्य हो गया। लेकिन हालात अच्छे नहीं रहे क्योंकि अचानक उन्हें अपने परिवार के साथ सेक्टर गेट का आदेश मिला। वे सभी जानते थे कि देर सबेर के हालात ऐसे हो गए क्योंकि मौत के मुंह से कोई रास्ता नहीं है। निकोलस के दिवंगत सबेर निकोल कबीले अपना बदला लेने के लिए आते हैं।
पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपना घर ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं? 7 साल से कम उम्र की एक लड़की ने अपना सिर उठाया और एक आदमी की ओर देखा जो गहरी सोच में था और पूछा, अंदर 8 से ज्यादा लोग थे गाड़ी? उसकी बात सभी को पसंद आई। उसके साथ साथ उसके पिता टिक गए, जो अपनी बात से बाहर गया। ये पहली बार है कि 2 घंटे की लंबी यात्रा के बाद किसी ने एक शब्द भी बोला। हम नदी किनारे के शहर में जा रहे हैं जहां लिन कबीला रहता है। मज़ेदार बात यह है कि हमें गर्मजोशी से स्वागत नहीं मिलेगा। वे लोग हमारा तिरस्कार करते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है। हम हैं 100 स्थिति घाटी के लोग और भगवान निकोलस के साथ उस घटना के बाद इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी हमारा स्वागत करने वाला कोई नहीं है। लिन कबीला हमारी एकमात्र आशा है, या शायद हमारा आखिरी गंतव्य जहां हम नष्ट होने जा रहे हैं। बूढ़ी महिलाओं में से एक ने देखा उस लड़की की ओर। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने उस बच्चे के पिता को समझाने नहीं दिया। आदमी ने अपना सिर झुकाया और उस महिला की ओर तीखी नज़रों से देखा। वह सिर्फ एक छोटी बच्ची है, आपको उसे ये बातें समझाने की जरूरत नहीं है। महिला जैस्मीन और बड़ी ली भी हमारे साथ हैं, और युवा मास्टर ने पहले ही हमें बचा लिया है सेक्टर एक बार, और वह इतना उदार है कि उसने हमें आश्रय और छिपने के लिए जगह दी। आप और क्या चाहते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे वहाँ किस तरह का इलाज मिला। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ सुरक्षित रहेगा, उस आदमी ने जवाब दिया। वह महिलाएं, टीस्क, तुम नादान हो। देर सबेर तुम्हें एहसास होगा कि हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि लेडी जैस्मीन हमारे प्रति वफादार रहेगी? क्योंकि उसने पूरी सेना के सामने उस आदमी के साथ जो किया, उसने उसे चूमा और अपने आप को उस पर फेंक दो। वह एक लोमड़ी की तरह चतुर है और जानती है कि एक मालकिन के रूप में अपनी स्थिति को कैसे सुरक्षित रखा जाए। देर सबेर वह हमें छोड़ देगी। मेरी बात याद रखें। जब उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा तो बूढ़ी औरतें चिल्ला उठीं। सुनकर गाड़ी के अंदर बैठे लोग एक दूसरे से नजरें मिलाने लगे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था, और उनमें से कुछ तो बूढ़ी महिलाओं द्वारा कही गई बात पर भी चर्चा करने लगे और उन लोगों के बीच तरह तरह की चर्चा होने लगी। नवंबर एप्सिलॉन लज़्ब CO। लेकिन अचानक 2 आकृतियां आसमान से उतरी और लिन कबीले की गाड़ी के सामने आ गईं जो बूढ़े आदमी लिन की थी। एक के बाद एक पूरा काफिला रुक गया और सभी चुप हो गए। योहान यहाँ है, आखिरकार उसने इसे बना लिया। बूढ़े आदमी लिन ने अपनी आंखें खोली क्योंकि उसे एक परिचित आभा का एहसास हुआ, और अगले ही पल वह योहान को देखने के लिए गाड़ी से बाहर चला गया। दूसरी गाड़ी के अंदर अलीना और अन्य लोगों ने एक दूसरे को अचानक से देखा। गाड़ी रुक गई। ये योहान है, वह यहाँ है, दिया ने अलीना और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया और अगले ही पल वे योहान को देखने के लिए दौड़ पड़े। दिया के मुंह से योहान का नाम सुनकर अमेलिया भी उत्साहित हो गई। आखिरकार हमने काफिला पकड़ लिया, योहान ने काना की ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उसने जवाब में अपना सिर हिलाया। वह अभी भी उस एहसास से उबर नहीं पाई है जो उसने योहान के आलिंगन में महसूस किया था और उसके द्वारा चूमा जा रहा था। तितलियां उसके पेट में उड़ रहे हैं। योहान समझ सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह चुप रहता है क्योंकि वह जानता था कि इस बारे में सोचने का ये सही समय नहीं है। एक क्षण बाद बूढ़ा आदमी लिन योहान के पास आया, लेकिन काना को उसके साथ देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। योहान ने अपने दादाजी की आश्चर्यचकित प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिया। यह एक बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में निजी तौर पर बताऊंगा। क्या यहाँ सब कुछ ठीक है दादाजी? माँ और अन्य लोग कहाँ हैं? योहान ने बूढ़े आदमी लिन को जवाब दिया और अलीना और अन्य महिलाओं के बारे में पूछा, लेकिन इससे पहले कि उसके दादाजी कुछ कह पाते उसकी नज़र उस पर पड़ी छोटी लड़की जो उसकी दिशा में भाग रही है जबकि नताशा उसे रोकने की कोशिश कर रही है। अमेलिया को देखते ही योहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह योहान के पास आई और उसके गले लग गई और अपना चेहरा उसकी छाती पर छिपाते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। ये ठीक है, मुझे पता है तुमने मुझे याद किया और मैंने भी तुम्हें याद किया। योहान ने ये शब्द कहते हुए अमेलिया की पीठ को सहलाया। काना उस लड़की को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। ये पहली बार था जब उसने अमेलिया को देखा और उसे उसके बारे में कुछ अलग महसूस हुआ। जैसे ही उसने आपका नाम सुना, वह उछल पड़ी और तुम्हें देखने के लिए दूर चली गई। वह तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। नताशा योहान के पास आई और उसने अमेलिया की ओर देखा जो उसे उसके लिबादे से बहुत पसंद थी पकड़ रही थी। योहान ये चकित मुस्कुराया। नताशा ने अपने सीने की ओर देखा जहां वह अपना चेहरा छिपा रही थी। ये ठीक है, मेरे साथ उसकी कोई भी बात नहीं है, मुझे आसपास न देखकर वह नजर आ सकती है, योहान ने नताशा को जवाब दिया और एक पल बाद उसकी नज़र अलीना, दिया और जैस्मीन ने उस पर डाली और आ रही वही नीना भी उसकी पीठ थी और चमेली उसकी दिशा को देख रही थी। और एक क्षण बाद आखिरकार सभी लोग उसके पास के क्षेत्र और साइबेरियाई आदमी लिन को अपनी दृष्टि स्थान के लिए मजबूर होना पड़ा। योहान ने कहा, मेरी खुशी है कि हर कोई ठीक है, मैं हर किसी की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। धीरे धीरे उसने उसका गला पकड़ लिया, लेकिन उसने अमीलिया के प्रति सावधान किया। जब वह उसके और योहान के बीच में थी तो उसके चिंतित चेहरे ने योहान को देखकर उसके लक्षणों को महसूस किया। आपको यहाँ आने में इतनी देर क्यों लग गई? आप नहीं जानते कि मेरे मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे जब हवेली के आसपास वो बातें होने लगीं और हमें आपको वहाँ अकेले छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, दिया ने अपना सिर उठाते हुए कहा और योहान की ओर देखा। उसकी बात सुनकर योहान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया।
वहाँ चीज़ें खराब हो गईं लेकिन आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। दादाजी लियोन भी वहाँ मेरी देखभाल कर रहे थे, योहान ने उसे जवाब दिया। उसे सुनकर दिया ने एक गहरी सांस ली, जबकि एलिना ने चारों ओर देखा। वहाँ है लियोन का कोई संकेत नहीं। जैस्मीन और नीना ने भी चारों ओर देखा और उनकी आंखें बूढ़े आदमी ली को खोज रही थीं। योहान, पिता लियोन कहाँ हैं? वह यहाँ आपके साथ नहीं है, एलेना ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। वह बूढ़े आदमी ली के साथ है, चिंता मत करो, वह जल्द ही यहाँ आएगा, योहान ने एलिना को जवाब दिया और जैस्मीन और नीना की ओर देखा। बूढ़ा ली सुरक्षित है, आप दोनों को उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह दादाजी लियोन के साथ है, उनका वहाँ कुछ अधूरा काम है, योहान ने जैस्मीन और नीना की ओर देखते हुए कहा। आखिरकार उन दोनों को यह सुनकर राहत महसूस हुई। बूढ़ा आदमी ली, लेकिन जैस्मीन उलझन में थी क्योंकि योहान ने जोनाथन का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन उसके पूछने से पहले नताशा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। नवंबर लूप COM, तुम्हारे साथ वह महिला कौन है? उसने काना की ओर देखते हुए कहा, जो योहान से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था। उसकी बात सुनकर योहान ने अपना सिर झुकाया और काना की ओर देखा। वह काना है, लेडी एवलिन की शिष्या, योहान ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसे दिया, जैस्मीन और नताशा की बातचीत सुनकर वे उसके बारे में भ्रमित हो गए। उनके दिमाग में एक ही विचार चल रहा था कि वह योहान के साथ क्या कर रही है, और जब योहान ने उसे देखा तो उसके चेहरे के भाव क्यों बदल गए। अलीना ने उसे पहले देखा था जब वह महिला एवलिन के साथ लिन क्लान में आई थी और उन महिलाओं में से एक जो महिला एवलिन को एस्कॉर्ट करते हुए वहां मौजूद थी। उसी समय बूढ़ा आदमी लिन चुपचाप वहां खड़ा था क्योंकि इन महिलाओं ने यहां आते ही योहान को घेर लिया था। वह 100 जहर घाटी के अंदर की वर्तमान स्थिति और काना के आगमन का कारण नहीं जान पा रहा था। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है, उसका संदेह। जब लेडी एवलिन ने आखिरी बार दिया को उसके शरीर पर नियंत्रण खोने से बचाया था तो वह योहान से मिलना चाहती थी, लेकिन उस समय वह वहां नहीं था, इसलिए उसे उसके आगमन के बारे में पता चल सकता था और काना को उसे लाने के लिए भेज सकती थी। तो आप महिला काना हैं? हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं, लेकिन आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका नहीं मिल सका। आपसे मिलकर अच्छा लगा, वास्तव में आप एक नेक और खूबसूरत महिला हैं। मेरा नाम नताशा है और मैं योहान का दूसरा कल्टीवेशन पार्टनर हूँ। नताशा काना के पास आई और उससे हाथ मिलाया और उससे ये शब्द कहे। जब काना ने उसकी बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने सोचा कि योहान के पास दिया उसकी पार्टनर है, लेकिन नताशा की बात सुनने के बाद वह अचंभित हो गई और बुरी तरह मुस्कुरा दी। उसका, आपसे मिलकर अच्छा लगा नताशा, मुझे नहीं पता था कि योहान का एक और साथी भी है। काना ने नताशा को जवाब दिया और योहान की ओर देखा जो अपना सिर खुजा रहा है और कुछ हद तक शर्मिंदा दिख रहा है। काना, दिया और अलीना की बात सुनकर नताशा मुस्कुरा दी। जब वे चमेली की ओर देखते हैं तो वे भी हल्के से मुस्कुराते हैं। मेरा नाम जैस्मीन है और मैं उसका तीसरा कल्टीवेशन पार्टनर हूँ। लेडी काना, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं आपके और लेडी एवलिन के साथ साथ लेडी आना के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनकर बड़ी हुई हूँ, जैस्मीन ने कहा और परिचय दिया। चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ काना ने खुद को चमेली की बात सुनते ही गले लगा लिया और उसने उसे एक मजबूर मुस्कान दी। तो आप तीसरे साथी हैं? हूँ, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई चमेली, काना ने चमेली को जवाब दिया और योहान की ओर देखा। हाथ में अमेलिया पकड़े हुए उसके सिर पर पसीना था। काना ने तीखी नज़रों से अमेलिया को देखा। मुझे यह मत बताओ कि वह छोटी लड़की योहान का बच्चा है, उस बच्चे की माँ कौन है? काना ने दिया, चमेली और नताशा की ओर देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर सभी के जबड़े जमीन पर झुक गए और उन्होंने योहान की ओर देखा। काना के मुंह से यह बात सुनकर योहान का चेहरा काला पड़ गया। मुझे इस तरह मत देखो, तुम कैसे कह सकते हो कि वह मेरी बेटी है? मैं मुश्किल से 18 साल का हूँ और वह लगभग 8 साल की है। मुझे लगता है तुम ये कह रहे हो कि मैं 10 साल की उम्र में पिता बन गया था, योहान ने कहा जैसे ही उसने काना की ओर देखा। उसकी बात सुनकर और उसका शर्मिंदा चेहरा देखकर सभी हंसने लगे। अमेलिया ने अपना सिर उठाया और उसने अपनी आंखों में एक नई रोशनी के साथ योहान को देखा। योहान ने भी उसे देखा और मुस्कुराया। उसे नज़रअंदाज करो, वह सिर्फ मजाक कर रही है। किस एंगल से मैं तुम्हारे पिता जैसा दिखता हूँ? मैं पिता बनने के लिए बहुत छोटा हूँ, योहान ने उसकी ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। एमेलिया का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना चेहरा उसकी छाती के चारों ओर छुपा लिया। वह शादी के कारण शर्मिंदा है काना, योहान ने उसकी ओर देखा बुदबुदाया। जब योहान ने खुद को अमीलिया के पिता के सामने न बुलाया तो काना का चेहरा लाल हो गया। उसे स्पष्ट रूप से सामने शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि वह योहान से कुछ कहे उस जगह पर दो सिद्धांत सामने आए और सभी के परस्पर विरोधी एक पर टिक गए। दादाजी लियोन और बॉब मैनली, आखिरकार आप दोनों ने इसे कर लिया, योहान ने अपने दादाजी और बाबा मैनली की ओर देखते हुए कहा जब वे उस स्थान पर थे जहां हर कोई योहान के साथ अपनी बातचीत में शामिल हुआ था। बॉस मैनली को देखकर जैस्मीन और नीना ने लास्ट डीप सेथ ली। वह भी इन दोनों की ओर से मुस्कुराया। 100 जहर घाटी क्षेत्र के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद उन्हें किसी तरह की राहत महसूस हुई, लेकिन बॉस मैनली और बड़े लियोन को अकेले देखकर वह जोनाथन के बारे में भ्रम हो गया। वह उनके साथ वहां नहीं था। नीना ने उसे बताया कि वह बूथ मैनली के साथ थी, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी।
नीना ने जैस्मीन के चेहरे पर उन भावों को देखा और इससे पहले कि वह जैस्मीन जोनाथन के बारे में क्वेश्टी में, नीना ने जैस्मीन का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसकी गर्दन काट दी। चमेली के कान पर मूड, अभी बड़ी नहीं है बहन, कृपया कुछ भी न कहें, मुझे बताएं कि आपके मन में संदेह है लेकिन ये प्लांट का सही समय नहीं है, मुझे विश्वास है, समझें और मैं बाद में समझूंगी, नीना ने मली के कान में फुसफुसाया। नीना की बात सुनकर उसने अपनी ओर झुका लिया और आश्चर्य से देखा क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने पूछा कि कुछ बुरा हुआ है। मैं समझती हूँ, जैस्मीन ने गहरी सांस ली और नीना की ओर से देखा और जवाब दिया। नीना ने अपना सिर हिलाया क्योंकि जैस्मीन के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद राहत महसूस हुई। बॉस मैनली और योहान ने भी इस पर ध्यान दिया क्योंकि वे दोनों जानते हैं कि यह सब क्या है। उसी समय लियोन को जोनाथन के मामले में कोई शराब नहीं मिली और एक क्षण बाद उसने योहान की ओर देखा और अपना ग्लास साफ किया। मैं तैयार हूँ योहान, मुझे लगता है कि हमें भी चले जाना चाहिए, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, अब सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। बूढ़े आदमी लिन और बूढ़े आदमी ली आखिरकार यहाँ हैं और वे हमारे बिना सब कुछ प्रबंधित कर सकते हैं, अब जाने का समय है। सुनना उसके दादाजी, योहान ने जवाब में सिर हिलाया। हाँ आप सही कह रहे हैं दादाजी, अब यहाँ सब कुछ ठीक है और सभी को उस जगह से सुरक्षित निकाल लिया गया है, हमें भी चले जाना चाहिए, योहान ने लियोन को जवाब दिया और काना की ओर देखा जो उनसे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था। उसने योहान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया। लेकिन लियोन और योहान के बीच की बातचीत सुनकर हर कोई भ्रमित हो जाता है। अलीना एक कदम उठाती है और लियोन और योहान से भिड़ जाती है। ये सब क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप दोनों अभी यहाँ आए हैं और अब ऐसे समय में जाने की बात कर रहे हैं, क्या किसी ने मुझे समझाया कि यहाँ क्या हो रहा है। कुछ भी नियंत्रण में नहीं है, हमें बहुत दूर जाना है जाने के लिए और कुछ चीज़ें हैं जो हमें नदी किनारे के शहर के अंदर करनी चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि दादाजी और पोते के बीच क्या चल रहा है। एलेना ने गुस्से में लियोन और योहान की ओर देखा और उसने ठंडे स्वर में ये शब्द कहे। दिया, जैस्मीन, नताशा और नीना ने भी योहान और बूढ़े आदमी लियोन को उत्सुक दृष्टि से देखा क्योंकि ये महिलाएं भी जानना चाहती थीं कि यहाँ क्या हो रहा है। बूढ़े आदमी लिन भी वर्तमान स्थिति के बारे में उत्सुक हैं क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। लेडी एवलिन की हालत। माँ और दादाजी लिन हमारे साथ आते हैं, दादाजी लियोन और मैं समझाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन यह उन चीज़ों के बारे में बात करने की जगह नहीं है। योहान ने एलेना की ओर देखा और फिर उसने बूढ़े आदमी लिन की ओर देखा। दोनों योहान की बात सुनकर उन्होंने एक दूसरे पर नजरें डालीं और योहान का गंभीर चेहरा देखकर जवाब में अपना सिर हिलाया। तुम लोग अमीलिया का ख्याल रखना, माँ और दादाजी लिन को सब कुछ समझाने के बाद मैं दादाजी लियोन और काना के साथ चला जाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा और चिंता की कोई बात नहीं है। योहान ने फिर दिया और अन्य लोगों की ओर देखा। महिलाओं ने ये शब्द कहे, उसे सुनकर उनमें से 3 हैरान रह गईं क्योंकि वे समझ नहीं पा रही थीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए किसी ने कुछ नहीं कहा और दिया ने अमेलिया को अपने आलिंगन में लेने के लिए अपनी बाहें खोल दी। योहान दिया को देखकर मुस्कुराया क्योंकि वह उसे समझती है। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, अमीलिया ने विरोध किया जब उसने योहान को उसे दिया को सौंपते देखा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब योहान ने उसके सिर को सहलाया और मुस्कुराया। यहाँ सबके साथ रहो बच्चों, वे तुम्हारा ख्याल रखेंगे, मैं जल्द ही वापस आऊँगा और फिर हम बहुत मज़ा करेंगे। जब मैं लौट आया तो मैं तुम्हारे साथ और उनके साथ बहुत समय बिताऊंगा, योहान ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया और कहा। फिर उसने दिया, जैस्मीन और नताशा की ओर देखा। योहान की बात सुनकर अमेलिया ने आखिरकार विरोध करना बंद कर दिया और वह दिया के आलिंगन में चली गई। ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप अपना वादा पूरा करें, उसने अपने चेहरे पर गंभीर भाव और प्यारी और सुखदायक आवाज़ के साथ योहान से पूछा, ये सुनकर कि योहान अपना सिर हिला रहा है। जब मैं वापस आऊँगा तो वादा करूँगा कि हम साथ में खूब मौज मस्ती करेंगे, तब तक एक अच्छे बच्चे बनकर उनकी बात सुनेंगे और पिछली रात की तरह कहीं भी घूमने जाएंगे। योहान ने धीरे से अमीलिया के चेहरे को छुआ और मुस्कुराया और फिर उसने अपना चेहरा बदल लिया। दिया, चमेली और नताशा की ओर देखें। मेरे लिए उसका ख्याल रखना, माँ तुम्हें मेरी ओर से सब कुछ समझा देगी, तब तक सब कुछ संभाल लो, योहान ने इन तीनों की ओर देखते हुए कहा और फिर उसने अपनी नज़र अलीना और बूढ़े आदमी लिन की ओर कर दी। चलो दादाजी की गाड़ी में चलते हैं, उसने उन दोनों को देखते हुए कहा और अगले ही पल एलेना और बूढ़े आदमी लिन ने एवलिन की स्थिति के बारे में जानने के लिए गाड़ी के अंदर योहान, काना और लियोन का पीछा किया, जबकि ये महिलाएं अमेलिया के साथ पीछे रह गईं। वहाँ वह फिर जाता है, मैंने सोचा कि इस बार वह थोड़ी देर मेरे साथ रहेगा, दिया ने अमीलिया को कसकर गले लगाते हुए बुदबुदाया। उसकी बात सुनकर जैस्मिन ने दिया के कंधे पर हाथ रख दिया। कुछ महत्वपूर्ण बात होगी, मैं उसका चेहरा देख रहा हूँ और बड़ी लियोन और महिला काना उसके साथ हैं। यह महिला एवलिन से संबंधित है, वह सुरक्षित रहेगी और जैसा वादा किया गया था वह जल्द ही वापस आ जाएगी, तब तक हमें सब कुछ नुकसान पहुंचाना होगा, जैस्मिन ने दिया को जवाब देते हुए फुसफुसाया और गाड़ी की दिशा में अपनी आंखों के रूप में अमीलिया के सिर को सहलियाया। उस गाड़ी के अंदर 1 घंटा हो गया है, मुझे आश्चर्य है कि वे किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैं इसके बारे में काफ़ी दिलचस्प हूँ। आपके बारे में महिला ने क्या दिया, मुझे बताएं कि आप उनकी बातचीत के बारे में दिलचस्प है नहीं हैं। नताशा ने अपना सिर झुका लिया।
दिया की ओर देखा, जो विशाल बरगद के पास उसके पास की खड़ी थी और गाड़ी की दिशा में देख रही थी, जो अन्य चट्टानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर अलग खड़ी चोटी थी। नवंबर लूप 2 1 घंटा हो गया जब योहान और अन्य लोग गाड़ी के अंदर चले गए क्योंकि योहान लीना को कुछ समझाना था। उनके जाने के ठीक बाद जैस्मीन और नीना भी बॉस मैनली, दिया और नताशा के साथ अपने लोगों को देखने की जल्दी में निकल गए। यह अजीब है क्योंकि जैस्मीन किसी बात को लेकर चिंतित दिख रही है लेकिन उन्हें जगह का मौका नहीं मिला। नताशा ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या दिया को गाड़ी के अंदर उनकी बातचीत में दिखाया गया है या नहीं। दिया बुरी तरह से देखी गई है और अपने सिर झुकाकर नताशा की ओर देखने लगी है। मुझे नहीं पता कि वे इतना समय क्यों ले रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है, दिया ने नताशा को जवाब देते हुए कहा। कुछ बड़ा हुआ है इसलिए वे उस गाड़ी के अंदर पर चर्चा करने में बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। दिया की बात सुनकर नताशा ने एक गहरी सांस ली और अपनी छाती की ओर देखा जहां एमिलिया एक बंदर की तरह लटकी हुई थी और उसकी गाड़ी की दिशा में नजर थी और वह उस दिशा से आंखें खोलकर उस दिशा की ओर देख रही थी और उंगली को इशारा कर रही थी, कोशिश कर रही थी। अपनी इस बात पर नताशा ने उन्हें कुछ इस तरह देखकर हंसते हुए कहा, उसे देखो, गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है ये देखने के लिए वह अपनी शक्ति का उपयोग करने की बहुत कोशिश कर रही है। मूर्ख लड़की नहीं देखती कि उसकी अद्भुत क्षमताएं ही हैं, रात में काम करता है। नताशा ने घबराते हुए कहा कि एमिलिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई लेकिन वह आश्चर्यचकित हो गई अगली बात जो उसने दिया के मुंह से सुनी। दिया ने नताशा को जवाब दिया, चुपके से जाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही वे अंदर गए मैंने चिंता के कारण उनकी बातचीत सुनने की कोशिश की लेकिन मैं बुरी तरह असफल रही। जैसे ही मैंने घुसने की कोशिश की तो किसी चीज़ ने मेरी सुनने और देखने की क्षमता को अवरुद्ध कर दिया। अमेलिया के बालों को ठीक करना शुरू कर दिया जो नताशा के उलझने के बाद अस्त व्यस्त हो गए हैं। क्या आपने अभी कहा कि आप अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं? यह अद्भुत महिला दिया है, मुझे नहीं पता था कि आपने इतनी जल्दी अपनी आध्यात्मिक भावना जागृत कर ली है। नताशा ने चौड़ी खुली आंखों से दिया को देखते हुए पूछा। उत्साह हो सकता है उसके चेहरे पर दिख रहा है। नताशा का उत्साह देखकर अमेलिया भी उत्सुक हो जाती है। हाँ, मैं बहुत दूर घटित होने वाली चीज़ों को सुन और देख सकता हूँ। आप पहले व्यक्ति हैं जो इसके बारे में जानते हैं। यहाँ तक कि योहान को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि मुझे हाल ही में उस तरह की भावना जागृत हुई है। मैं अभी भी अपने बारे में उलझन में हूँ नताशा, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या गलत है। इस नई जागृत शक्ति के बावजूद मैं असहाय महसूस करती हूँ, दिया ने नताशा को जवाब दिया और अमीलिया को अपनी बाहों में ले लिया। दिया की बात सुनकर नताशा ने अपना एक हाथ दिया के कंधे पर रखा और उसे देखकर मुस्कुराई। वह जानती थी कि उसके साथ पहले कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। नताशा को हत्या के प्रयास के बारे में पता था जिससे दिया की जान लगभग चली गई थी और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जब वह खुद को लगभग खो बैठती है और उसकी पर्सनैलिटी से कुछ अलग बने। ये सारी बातें वो जानती थी और जैस्मीन भी उससे वाकिफ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा लेडी दिया, तुम्हें उन निराशाजनक चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हें परेशान कर रही हैं। बस थोड़ा समय दो, समय सब कुछ ठीक कर देगा, मुझ पर विश्वास करो। नताशा ने दिया को खुश करने की कोशिश की जबकि अमेलिया ने अपना सिर दिया के सिर पर रख दिया। छाती, मुझे नहीं पता, मैं बस अधूरा महसूस करता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है। मुझे कुछ जवाब चाहिए और मैं योहान के साथ अपने गृहनगर जाने की सोच रहा था जहां मेरा जन्म हुआ था लेकिन अचानक चीज़ें गड़बड़ हो गईं और मैं मेरे पास योहान से मुझे वहां ले चलने के लिए कहने का समय नहीं था। दिया ने अमीलिया की पीठ को सहलाते हुए नताशा की ओर देखते हुए कहा, आपका गृहनगर, क्या आप वाकई वहां जाना चाहती हैं? भले ही आपके चाचा और चाची ने आपके साथ अमानवीय काम किया हो, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। महिला दिया, नताशा ने गंभीर भाव से दिया की ओर देखा। चेहरा, नताशा की बात सुनकर दिया ने गहरी सांस ली। मुझे पता है कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसी बातें हैं जो केवल मेरे चाचा और चाची ही जानते हैं। मुझे ये जानना होगा कि मेरे माता पिता कौन थे। मेरे पास बचपन की कोई यादें नहीं हैं और वे लोग मेरी आखिरी उम्मीद हैं, भले ही उन्होंने बुरे काम किए हों मुझे अतीत में। दिया ने नताशा को जवाब दिया, दिलचस्प बात लग रही है। मैं भी आपके चाचा और चाची से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। बस आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। जब हम नदी किनारे के शहर में पहुँचे तो हम चुपचाप बाहर क्यों नहीं निकल जाते? मैं एक विश्वसनीय व्यक्ति को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। बिना किसी परेशानी के वहाँ पहुँच जाओ। नताशा ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, क्या आप छिपने के बारे में गंभीर हैं? अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? मैं माँ अलीना और दादाजी लिन को परेशान नहीं करना चाहता। अगर उन्हें पता चलेगा कि हम चुपचाप हवेली से बाहर निकलते हैं और मेरे चाचा की तलाश में जाते हैं तो वे दुखी होंगे। और मौसी, दिया ने पूछते हुए नताशा की ओर देखा। अंदर से वह जानती थी कि यह मूर्खता है लेकिन वह अपने माता पिता और उन अजीब चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी जो उसके साथ हो रही थी। कहीं अंदर से वह जानती थी कि यह उसके अतीत से संबंधित है और वह थी सब कुछ उजागर करने पर अड़े हुए हैं। तुम्हें किसी भी बात पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है लेडी दिया। जब मैं कहता हूं कि मैं किसी विश्वसनीय व्यक्ति को नियुक्त कर रहा हूं तो मैं बहुत गंभीर हूं। जब गुप्त रूप से काम करने की बात आती है तो उसे कोई हरा नहीं सकता, नताशा ने कहा। उसकी बात सुनकर दिया हिल गया सिर और नताशा की ओर उत्सुकता से देखा। और वह कौन सा विश्वसनीय व्यक्ति है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं?
दिया ने पूछा। नताशा ने जवाब दिया, विनयराज, वह हमें बिना किसी की पकड़ के आपके घर तक पहुंचने में मदद कर सकता है।